अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नेटवर्क की तरफ से एक और एक्सपर्ट के साथ हम हाजिर हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो ग्लोबल कैंपेन है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, इस पर हमने कोशिश की कि हमारे मुल्क में जो साथी काम कर रहे हैं पिछले 3-4 दहाइयों से, वो उनके तजर्बात मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम आपके साथ शेयर करें। और डिजिटल एग्जिस्टेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म से फ़ायदा ये है कि वो साथी जो इस वक्त ज्वाइन नहीं कर सकते, वो फेसबुक और यूट्यूब पे भी बाद में इसको देख सकते हैं। और हम अपने गांव की सतह पर इन तमाम पैगामात को, इन तमाम तजर्बात को अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आज हमारे साथ डेवलपमेंट सेक्टर के रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स की फैमिली से बहुत ही पसंदीदा, मशहूर व मारूफ मैं कहूँगी, सुहेल मंजूर साहब हमारे पास मौजूद हैं, जो कि करंटली नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को देखते हुए वहाँ के प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इस पिछले 20 साल के अरसे में उनको मैंने खुद पर्सनली जिस तरह से ग्रो होते हुए वो जेम, ये कुछ साथियों का एक जेम का वो आया था, क्या कहते हैं, हीरो का एक ग्रुप आया था, जिसमें से एक ये भी हैं जो यूनिवर्सिटी से आए और उन्होंने एनएलएसपी को ज्वाइन किया और फिर वो अपनी लाइफ इन्होंने इस काम के लिए डेडिकेट कर दी। तो उनमें से एक सुहेल मंजूर भी हैं। लियाकत अपनी जगह पर इनके पास पहले भी मौजूद थी, आ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे जो इन्होंने इसकी एप्लीकेशन की, उसकी एक विटनेस तो मैं खुद भी हूँ। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा आपका प्रोफाइल सब जानते भी हैं, लेकिन मजीद हम चाहेंगे कि वो साथी जो आपके मुतलिक इतना नहीं जानते वो भी जान लें कि आपने पिछले 20 सालों में छोटे बड़े पूरे मुल्क में अक्रॉस प्लीज लाइन से सारी पाकिस्तान गाड़ियां निकलवा दे। एनआरएसपी हाँ जी, चाहते हो। में जो है के थ्रू आपने कम्युनिटीज को एड्रेस किया और आपने मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे काम किया। जिन प्रोजेक्ट्स में, उनमें सोशल प्रोटेक्शन, बच्चों और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन की कारोबारी तरक्की, सलाहियत की तामीर, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप या 3 माशी निकालनी पड़ेंगी। तरक्की, और हुक्मरानी इधर से या निकाल। गवर्नेंस। ओके। काइंडली अपने ये म्यूट कर दीजिए प्लीज। जिन साथियों के माइक्स ऑन हैं, आप अपने म्यूट कर दें प्लीज। मुझे मुझे करने दें, मैं मौजमा का ऑन है और नहीं, मौजमा का नहीं हुआ अभी भी। जी, तो मैं बता रही थी सोहेल के मुतलिक कि बहुत से शोबों में इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी और इन तमाम में इन्होंने बहुत ही पाए के मॉड्यूल्स, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स जो हैं वो भी इनकी तसानीफ जो हैं वो भी मौजूद हैं, जिनसे आने वाली जनरेशन जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं और उठा रही हैं। बल्कि जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज इनको एनआरएसपी की में होते हुए मिले, उनमें बहुत से यूएन के इदारों के साथ और आईएनजीओज के साथ उन्होंने काम किया और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त की और बिजनेस लेकर आए। उनमें से यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएसए, जेप, एनडीएमए, डायकोनी, डब्ल्यूएफपी, एमआई कनाडा, एनसीएसडब्ल्यू, एशिया फाउंडेशन, यूनिफेम, ईडीसी, जायका, यूएसए, ईयू, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एंड मेनी मोर। बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैंने कहा चलें थोड़े से ही बता देती हूँ। इसके अलावा ये चीफ ऑफ पार्टी के तौर पर यूएसएड के एक फंडेड प्रोग्राम में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो यानी मैनेजमेंट लेवल का भी तजर्बा इनका बहुत ही कामयाब तजर्बा था, जिससे बहुत से साथियों को फायदा हुआ। और गैरत के नाम पर जराइम के खात्मे, सिनफी बजट साजी, खुराक की हिफाजत, खवातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने और एमरजेंसी में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके तावन को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा सराहा गया। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की के तवसत से इनको एक तारीफी सनद से भी रिसेंटली नवाजा है।
सो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जब आप अभी उनको खुद सुनेंगे तो आप देखेंगे कि हकीकत में जो प्रैक्टिकल तजर्बा या जो फील्ड का तजर्बा है, उन्होंने उनके इंटेलेक्ट को मजीद निखारा है। तो मैं ज्यादा दीवार नहीं बनूंगी आपके और स्पीकर के दरमियान में। सिर्फ फॉर्मेट को हम देख लेते हैं कि फॉर्मेट हम ये रखते हैं कि आप लोग पहले सुन लें इनको, और जब इनका टाइम कंप्लीट हो जाए, जब ये समझें कि उन्होंने अपनी बातचीत कर ली है और बड़ा फ्लेक्सिबल उर्दू में हम बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बाद आप अगर चाहें तो रेज हैंड करके, जो आपके जूम में एक टैब होती है, उसको आप करेंगे तो आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे और फिर आप बेशक अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करके सवाल कर सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में अगर अपना सवाल डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दें। फेसबुक पर भी लाइव जा रहा है, और मैं चैट में फेसबुक का जो आईडी है वो दोबारा से भेज भी देती हूँ। सो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली अपने माइक्स जरूर ऑफ रखिए। वीडियोस का इशू नहीं है, लेकिन माइक्स, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। सो ओवर टू सुहेल, थैंक यू वेरी मच। आपके तारीफ में कमी यकीनन रह गई है, लेकिन जब आप बात करेंगे तो वो खुद ब खुद सब कुछ बहुत आया हो जाएगा सब पे। ओवर टू सुहेल, थैंक यू जी। जी बहुत शुक्रिया जी रुबीला, थैंक यू वेरी मच। आपने बल्कि बहुत ज्यादा बातें बता दी हैं, इतनी हमारी काबिलियत या हैसियत नहीं है। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अगर आप सुहेल अगर है। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक पे भी जा रहा है ना, जी अगर यहाँ पॉसिबल। एक्चुअली थोड़ी, जी मैं कर देता हूँ, अभी थोड़ा लाइट का इशू है तो मैं फिर बाद में करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये पिछले तकरीबन 20-25 साल से मेरी जो वाबस्तगी है रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के साथ, इसमें बहुत सारे लोगों से मुलाकात रही और उनसे सीखने का मौका मिला। और इन लोगों में कम्युनिटीज के लोग बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एनआरएसपी और रूरल सपोर्ट प्रोग्राम कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करते हैं। तो वहां से जो हमने सीखा, और फिर उसके साथ हमारे कुलीग्स और हमारे मैनेजर्स, खास तौर पे डॉक्टर राशिद बाजवा, आगा अली जवाद, रूमी सईद हयात, मैडम रुबीला, और एक लंबी लिस्ट है जिनके साथ मिलके पिछले 20-25 साल में काम करने का मौका मिला। फिर इसी तरह हुकूमती इदारों में मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज लोग थे जो प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते थे, कॉन्सेप्ट डेवलप करते थे, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, मॉनिटरिंग एवेल्युएशन के हवाले से, डोनर के साथ कोऑर्डिनेशन के हवाले से। बेशुमार एरियाज हैं जिसमें पिछले इन सालों में काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। और सबसे ज्यादा हमने जो डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज, चाहे वो पंजाब की हों, चाहे वो सिंध की हों, बलूचिस्तान की हों, आज़ाद कश्मीर, केपीके की हों, या जो हमारे और एरियाज हैं पाकिस्तान के साथ एसोसिएटेड, तो वहां से हों, तो वहां से सीखने का मौका मिला। आज का जो मौजू है इसके हवाले से ये बहुत हमारे दिल के करीब है हमेशा से, कि पाकिस्तान में खवातीन जो हैं वो एम्पावर हों, और उनकी जो लाइवलीहुड्स हैं और उनकी जो तरक्की है किसी भी सेक्टर में, जितने भी सेक्टर्स हैं, उसके लिए जो कोशिशें की जाएं, उसका हम हिस्सा बने और उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो आज इस प्लेटफॉर्म से एचआरडीएन के मौका मिला है कि हम कुछ अपने तजुर्बात भी आपसे शेयर कर सकें। तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, तो हम बड़ी ओपनली गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पे। इसमें सबसे पहले तो जब हम खवातीन की बात करते हैं तो पहले हम देख लें कि हमारे माशरे में खवातीन क्या हैं। खवातीन मेरी वालदा है, आपकी वालदा है, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, शादीशुदा लोग हैं तो उनकी बीवियां हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर में काम करने वाली जो खवातीन हैं वो हैं। तो जो वुमेन है ये एक ब्रॉड सेंस है, इसमें बहुत सारी, कोई एक चीज नहीं है जिसको हम खातून कहें, बल्कि इतने ज्यादा इसके डिफरेंट तरह के पहलू हैं। और हम जब इतने मुख्तसर टाइम में किसी बात करेंगे तो चंद पहलुओं को ही शायद डिस्कस कर सकेंगे, वरना ये बहुत बड़ा मौजू है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा इसका कंपोनेंट है खवातीन का, लाइवलीहुड्स पे तो हमारी बातचीत होगी, और फिर एम्पावरमेंट पे। खवातीन की जब हम बात करते हैं तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि रूरल एरियाज में हम एनआरएसपीज में और आरएसपीज में एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा काम किया,
तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लाइवलीहुड्स की अपॉर्चुनिटी है, हम थोड़ा सा उसको मैप करते हैं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में लाइवलीहुड डेवलपमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक दो मेन एरियाज हैं जिसमें खवातीन जो हैं एज ए फार्मर, आमतौर पे जब हम किसी खातून को और किसी काम करने वाली वर्किंग खवातीन की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक फार्मर का कॉन्सेप्ट आता है और एक हमारे ज़हन में डॉक्टर या टीचर का कॉन्सेप्ट आता है। आमतौर पे ज्यादातर कम्युनिटी से जब बात हो तो उनके ख्याल से सिर्फ जो फार्मर खवातीन है और जो डॉक्टर है या जो कोई टीचर है, ये खवातीन है जो काम कर रही हैं। लेकिन जब इसको मैप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इतना बड़ा सेक्टर है कि हम खुद भी हैरान होते हैं कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें पाकिस्तान में रहने वाली खवातीन काम ना कर रही हों और उसका बड़ा एक्टिव रोल ना प्ले कर रही हों। मिसाल के तौर पे जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाती है तो आप फार्मर्स तो हैं ही हैं, इसके अलावा फार्मर्स में जो स्पेशलाइजेशन है जिसमें क्रॉप कल्टीवेटर्स हैं, हार्टिकल्चर में वो काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स के तौर पे काम कर रही हैं, सीड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, इरिगेशन स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारी बच्चियां जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं वो एज ए इरिगेशन स्पेशलिस्ट भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं। पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस आजकल पाकिस्तान में चल रही हैं उसमें बड़ी तादाद में पंजाब में और सिंध में जो यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील खवातीन हैं वो डिफरेंट तरह के अदारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जो कि बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ऑर्गेनिक फार्मिंग पाकिस्तान में बड़ी प्रमोट हो रही है और इसमें एक मेजर रोल खवातीन का भी है। एग्री बिजनेस और एग्री बिजनेस से एसोसिएटेड जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, जो वैल्यू चेन्स हैं, और उन वैल्यू चेन्स में खवातीन किसी ना किसी जगह पे अपना बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं। उसकी डेवलपमेंट में, उसकी वैल्यू चेन के जो कंपोनेंट है, वैल्यू एडिशन है, उसकी मार्केटिंग में, उसकी ब्रांडिंग में, उसकी पैकेजिंग में, और फिर सोशल मीडिया के जरिए उसकी सेल और इस तरह की चीजों से भी उनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी है। पाकिस्तान में अभी जो किसी जमाने में ट्रेडिशनल फार्मिंग तो पाकिस्तान में थी ही, लेकिन अभी ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ जो बिजनेस फार्मिंग है उसका कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ है और बहुत सारे फॉर्म्स बने हैं जिनको खवातीन मैनेज कर रही हैं एज ए मैनेजर। आपने बहुत सारी केस स्टडीज देखी होंगी जो कई दफा पाकिस्तान टेलीविजन पे भी दिखाई गई हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर साइड पे रखें तो लाइफ स्टॉक सेक्टर है जो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 95% जो लाइफ स्टॉक है ये खवातीन मैनेज करती हैं, क्योंकि ये घरेलू सतह पे 2 से 5 जानवर जो रखे जाते हैं, तो ज्यादातर लोगों के पास 2 से 5 जानवर हैं और सिर्फ 5% लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं लाइफ स्टॉक के। तो पाकिस्तान में जब रूरल एरिया में खवातीन लाइफ स्टॉक के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन में है, 95% लाइफ स्टॉक खवातीन मैनेज करती हैं। इसी से एसोसिएटेड फील्ड्स हैं जिसमें खवातीन काम कर रही हैं, जैसे लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री के स्पेशलिस्ट हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, पोल्ट्री फार्मर्स हैं, वेटनेरियंस हैं, लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स पे काम कर रही हैं, लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग पे काम कर रही हैं। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जहाँ जो लाइफ स्टॉक में डॉक्टर्स हैं खवातीन, वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। इसी तरह वक्त के साथ साथ, क्योंकि लाइफ स्टॉक सेक्टर जो पाकिस्तान में पहले भी बड़ा था लेकिन ग्रेजुअली इसकी जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो लाइफ स्टॉक की वैल्यू एडिशन और इसकी मार्केटिंग, इसकी सेल के प्रोफेशनल के तौर पे भी खवातीन अपना अहम काम सर अंजाम दे रही हैं। तो जब हम लाइवलीहुड्स की बात करेंगे और खवातीन के रोल की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक सेक्टर में सिर्फ वो फार्मर नहीं है, ये जो हमने बहुत सारी अभी मैंने आपसे चीजें शेयर की हैं वो इन तमाम एरियाज में अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें जिसको अर्बन एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो इसमें जो ज्यादा वेल एजुकेटेड बच्चियां हैं, खवातीन हैं, वो टीचर और डॉक्टर नहीं है सिर्फ, वो ना सिर्फ टीचर और डॉक्टर हैं बल्कि इसके साथ साथ वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के तौर पे काम कर रही हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, डाटा एनालिस्ट हैं। इंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो बिजनेस ओनर्स हैं, स्टार्टअप बेशुमार स्टार्टअप्स हैं जो खवातीन ने अब शुरू किए हैं। स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस पाकिस्तान में बड़े ग्रो कर रहे हैं, खासतौर पे जो बड़े शहर हैं, कराची है, लाहौर है, रावलपिंडी है, या पेशावर है, क्वेटा है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी की बच्चियां जो हैं उन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं। तो ये एक नई नई एक एरिया है जिसमें खवातीन अभी अपनी जो काम है उसको प्रमोट कर रही हैं।
एग्रीकल्चर सेक्टर की तो हमने बात कर ली। टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान में, अगर देखें तो टेक्सटाइल का बहुत काम है, गारमेंट्स का बहुत बड़ा एक बिजनेस है, और इस बिजनेस से बहुत बड़ी तादाद में खवातीन एसोसिएटेड हैं। टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, टेलर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, इसकी मार्केटिंग और वैल्यू चेन पे काम कर रही हैं, और ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर। ये जो सारी हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बेसिकली खवातीन की लाइवलीहुड से एसोसिएटेड जो एक्टिविटीज हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखें मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर को, तो खवातीन ना सिर्फ एज ए अच्छा कम्युनिकेटर, आप देख रहे होंगे बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, हर चैनल पे एक बड़ी तादाद में खवातीन मुख्तलिफ तरह के कामों के साथ एसोसिएट करती हैं, जो कि हमें स्क्रीन पे नजर आता है। लेकिन बेशुमार खवातीन ऐसी हैं कि जो स्क्रीन पे नहीं होंगी, वो उस स्क्रीन की पीछे जो काम चल रहे हैं, जिसमें एज ए जर्नलिस्ट वो काम कर रही हैं, राइटर के तौर पे काम कर रही हैं, एडिटर के तौर पे काम कर रही हैं, मीडिया के जो प्रोडक्शन हाउस है, उस प्रोडक्शन हाउस के जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें डिफरेंट जगहों पे काम कर रही हैं। और डेफिनेटली फिर वो जो फ्रंट लाइन, जब मीडिया आप स्क्रीन देखते हैं, तो वहां भी एक बड़ी तादाद में खवातीन नजर आती हैं। सुहेल जी मैं जी सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया। असल में अगर आप अपना वीडियो ऑन कर दें तो हमारा फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, तो उसमें सिर्फ सुहेल बिल्कुल। मंजूर लिखा हुआ आ रहा है, जो मुझे देखे ना। ठीक ठाक लाइट है। थैंक अच्छा, यू, वो ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, इसमें हम बेसिकली, मैं थोड़ा सा मैप करना चाह रहा हूँ कि किस तरह हम जब इसको गुफ्तगू करें तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। तो अभी जो हम ये लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्टिविटीज हैं, जिसमें खवातीन अपना बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट और सेक्टर्स हैं, जो आमतौर पे नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर समझे जाते हैं, और उसमें फाइनेंस और बैंकिंग, पाकिस्तान के तो स्टेट बैंक की गवर्नर भी एक खातून थी जो लास्ट गवर्नर थी। तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है जिसमें ये चाहे स्मॉल बैंकिंग हो, विलेज बैंकिंग हो, क्योंकि हम रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से हैं, तो हमें मालूम है कि गांव की सतह पे भी बैंकिंग की एक्टिविटीज होती हैं, और बेशुमार जगहों पे हमारी जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो विलेज लेवल पे बैंकिंग का सिस्टम अपना मैनेज कर रहे हैं। तो ये बैंकर्स चाहे किसी खातून गांव में काम कर रही है, या वो स्टेट बैंक की गवर्नर है, तो इसका मतलब है कि खवातीन बैंकिंग सेक्टर में अपना रोल कर रही हैं। इसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, और इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में बेशुमार और लाइंस हैं जिसपे खवातीन काम करती हैं। इसके साथ साथ सोशल वर्क और एनजीओ वो सेक्टर है जिसमें ट्रेडिशनली खवातीन इसका पार्ट रही हैं शुरू से ही, और सोशल वर्कर के तौर पे, एनजीओ एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और उससे एसोसिएटेड जो जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजर की, उसमें भी खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो एंगेज है, वो काम कर रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट तरह की सर्विसेज हैं जो खवातीन उसका पार्ट हैं, जिसमें सिविल सर्वेंट के तौर पे, पुलिसमैन के तौर पे, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रही हैं। खवातीन टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी अपना रोल अदा कर रही हैं। होटलों में आप जाएंगे तो होटल में आपको खवातीन की बड़ी तादाद नजर आएगी जो उनके स्टाफ में है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर बगैर खवातीन के जो अभी प्रमोशन हो रही है, इसकी डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल जो है हमारे यहाँ जो खवातीन है का है। टूरिस्ट गाइड के तौर पे अगर हम नॉर्दर्न एरिया में जाएं तो कई जगहों पे आपको खवातीन भी अब टूरिस्ट गाइड नजर आएंगी। बहुत सारी खवातीन हैं जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जो टूरिज्म डेवलपमेंट का कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में उन्होंने बड़ा अपने आप को अगली स्टेज पे लेके गई हैं। उन्होंने मुख्तलिफ सिस्टम शुरू किए हैं जिसमें वो टूर ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और एज ए ट्रेवल एजेंट भी अपना काम कर रही हैं। ये सारे अल्फाज आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा देखें तो सही कि हमारी जो खवातीन मौजूद हैं, जिसके बारे में हम सिर्फ थोड़ी सी बातें जानते हैं अक्सर औकात, वो कितने सेक्टर्स हैं जिसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं। आर्ट और कल्चर की बात करें तो आपको परफॉर्मिंग आर्ट में नजर आएंगी। रिटेल और सेल के बिजनेस की बात करें तो उसमें एक लंबी वैल्यू चेन है इसकी, उसमें आपको नजर आएंगी। साइंस और रिसर्च में देखें तो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर, लैब टेक्नीशियंस, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, लीगल कंसल्टेंट हैं, एक लंबी लिस्ट है। और अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में एक बड़ी अहम चेंज आई है, वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप देखेंगे ग्रेजुअली मोटर बाइक जो है, ये हमारे इंडिया हमारे साथ है, मलेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, या हमारे साथ बहुत सारे इस तरह के ममालिक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ खवातीन की मोबिलिटी को हल करने के लिए उन बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी अगर आप पिछले दो एक साल से देखें तो एक बड़ी तादाद में पहले शहरों में और अभी देहात की सतह पे भी मोटर बाइक चलाती हुई बच्चियां आपको नजर आएंगी। वो स्कूल जा रही हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रही हैं, वो
इवन के मैंने फार्म्स में भी देखा कि एग्रीकल्चर में खवातीन मोटरसाइकिल पे साथ अपने साथ कुछ सामान लेके फील्ड में जा रही हैं। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है, इसमें खवातीन पहले पायलट तो पहले से थी, लेकिन ये लॉजिस्टिक और ड्राइविंग के तौर पे भी उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो ये सारा वो एक मैंने आपसे शेयर किया जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे यहाँ खवातीन के पास। और खवातीन के इसके अब तीसरा कंपोनेंट ये है इसका कि जिसको हम एम्पावरमेंट कहते हैं, कि लाइवलीहुड है, वुमेन लाइवलीहुड एम्पावरमेंट जो है, इसमें एम्पावरमेंट जो है उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। और इन इंडिकेटर्स को देखते हैं कि एम्पावर क्या खातून सिर्फ फैसला साजी करके एम्पावर होती है, या उसने अगर ग्रेजुएशन कर ली है, उसने कोई एक बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया है, तो क्या सिर्फ यही एक इंडिकेटर है उसकी एम्पावरिंग का। तो एम्पावरिंग के जो इंडिकेटर हैं, इनको अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा स्टडी करें तो हमें इसमें भी एक लंबी रेंज नजर आएगी। तो आज की इस गुफ्तगू में मैंने दानिस्ता ये जो की पॉइंट्स हैं, की मैसेज चीजें हैं, ये डिस्कस करना मुनासिब समझा, ताकि हम ओवरऑल एक सिनेरियो को देख सकें कि इस सिनेरियो में खवातीन जो हमारे यहाँ हैं वो अभी किस जगह पे काम कर रही हैं। इसमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है एम्पावरमेंट का, कि जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं उसके साथ अगर एम्प्लॉयमेंट एसोसिएट होती है या इंटरप्राइज डेवलप करते हैं, चाहे वो गांव की सतह पे है चाहे वो शहर की सतह पे है, तो एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है। और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो एम्पावरमेंट का एक अहम टूल है। और हमें देखना यह है कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या हैं, इनकम लेवल्स क्या हैं, और जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हैं खवातीन के पास, क्या वो इक्विटेबल हैं। डेफिनेटली ये वो एरियाज हैं जिसमें हमें अभी काम करने की जरूरत होगी, चैलेंजेस भी हैं। लेकिन ग्रेजुअली देखा जाए तो पाकिस्तान में खवातीन की एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज नहीं हुआ। हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां अगर लिटरेसी रेट को देखा जाए तो ये उससे बड़ा कोरिलेट करता है। हमारे यहाँ एजुकेशन लिटरेसी रेट जो खवातीन का किसी जमाने में 30% था, 40% था, अभी वो बढ़ते बढ़ते वो मर्दों के करीब तर आता जा रहा है। इसमें वेरिएशन हैं, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, अगर हम इंटीरियर सिंध की बात करें, तो हमें नजर आएगा कि वहाँ निस्बतन कम लिटरेसी रेट है खवातीन का। लेकिन जो बाकी मुल्क है वहाँ हुकूमत पाकिस्तान की और बहुत सारे जो इंटरनेशनल अदारे हैं उनकी सपोर्ट और फैसिलिटेशन से पाकिस्तान के अंदर जो एनजीओ काम कर रही हैं, जो मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स हैं एजुकेशन की, जिसमें बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन है, पंजाब की एजुकेशन फाउंडेशन है, और इस तरह और बेशुमार अदारे हैं, इनकी कोशिशों से पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ग्रेजुअली बेहतर हो रहा है। लेकिन अभी भी पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें आया कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और उन बच्चों में खवातीन जो बच्चियां हैं और बच्चे दोनों ही शामिल हैं। तो लिहाजा इस सेक्टर में भी मजीद काम की डेफिनेटली जरूरत है। लेकिन अगर हम पॉजिटिवली देखें तो पहले से काफी इंप्रूवमेंट नजर आती है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक और इंडिकेटर है खवातीन की एम्पावरमेंट का। तो पाकिस्तान में डिफरेंट हुकूमतों में बहुत सारे उन्होंने स्टेप्स लिए कि किस तरह खवातीन की एंगेजमेंट जो है उसको इनहांस किया जा सके पॉलिटिकल सिस्टम में। मुझे याद है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जब वो यूनियन काउंसिल लेवल पे सिस्टम डेवलप हुआ था तो उसमें 33% पार्टिसिपेशन लाजमी रखी गई थी कि खवातीन की होगी। और इसी तरह सॉरी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है किसी का माइक ऑन है, अगर वो ऑफ कर दें तो शायद हम बेहतर तौर पे बातचीत कर सकेंगे। जी सॉरी जी सुहेल, मैंने ऑफ बताइए कर बात। दिया। जी प्लीज, थैंक यू। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे एम्पावरमेंट के हवाले से, और उसमें इंडिकेटर्स क्या है। एजुकेशन है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक बड़ा इंडिकेटर है खवातीन की एम्पावरमेंट का। पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें नहीं है, हम डेफिनेटली इंडिविजुअली हमारी एफिलिएशन एसोसिएशन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो सकती है, लेकिन इन जनरल एज ए पाकिस्तानी अगर मैं देखूं तो हर हुकूमत ने एफर्ट्स तो की हैं कि खवातीन को पॉलिटिकल सिस्टम में मेन स्ट्रीम किया जाए। और इसमें चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, चाहे वो बेनजीर की गवर्नमेंट थी, या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, या इमरान की गवर्नमेंट थी, या उससे पहले या उसके बाद जो अदारे थे, सब ने अपने अपने तौर पे कुछ ना कुछ कोशिशें की हैं कि खवातीन को पॉलिटिकल सिस्टम में मेन स्ट्रीम किया जाए। किसी दौरे हुकूमत में ज्यादा कोशिशें हुई हैं, किसी में निस्बतन कम।
अभी पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में खवातीन पॉलिटिशियन हैं। हम अगर मीडिया को देखें तो डेफिनेटली हमें वहाँ नजर भी आती हैं। अब बेसिकली ये जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें ग्रास रूट लेवल पे जो खवातीन हैं उनको कैसे इन्हांस किया, इसमें बेशुमार फंडिंग पाकिस्तान में आई भी है। उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट अदारों ने काम भी किया लोगों की पॉलिटिकल एजुकेशन पे, और एक हद तक पॉलिटिकल एजुकेट हुए भी हैं। तो अभी सोशल मीडिया ने थोड़ा और लोगों को एजुकेट कर दिया है। तो ये एक एरिया डेफिनेटली ऐसा है जिसपे मजीद भी काम किया जा सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है, ये एक बड़ा इंडिकेटर है तमाम मुल्कों में, पाकिस्तान में भी, कि ये एक एम्पावरिंग इंडिकेटर है। हेल्थ और वेलबींग, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें बहुत काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे होता है हर 10 साल बाद, और जब इस नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की रिपोर्ट आती है तो कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो निस्बतन बहुत कम उनमें वेरिएशन है, और उनमें एक जो खवातीन की सेहत के हवाले से, खास तौर पे ऐसी खवातीन जो जिनके छोटे बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, उनकी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं, और खास तौर पे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, जिसकी वजह से स्टंटिंग, वेस्टिंग जैसे मसाइल का पाकिस्तान को सामना है। ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इस पे अभी भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, पिछली हुकूमतों में भी कोशिश की गई। अभी वर्ल्ड बैंक की कल जो एक रिपोर्ट आई है उसमें भी इसकी निशानदेही की गई है, और न्यूट्रिशन को एक ऐसा एरिया करार दिया गया है जिसपे हमें अहम स्टेप लेने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमतों ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए। पाकिस्तान में फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, इस पे न्यूट्रिशन इंटरनेशनल और गेन और बहुत सारी न्यूट्रिशन की हमारी जो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, उसने काफी काम किया। ये जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक खवातीन और उनकी सेहत और उनके बच्चों की सेहत के साथ है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सारी कम्युनिटी का इशू है, डेफिनेटली हम कह सकते हैं, और इसका इतना पॉवर्टी से भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारी जो फूड हैबिट्स है, खास तौर पे जो शहरों में रहने वाले लोगों की फूड हैबिट्स हैं, वो भी बेसिकली इस तरह की हैं कि जो हमें न्यूट्रिशन डेफिसिट बनाती हैं। तो ये एक एरिया है कि अगर हमारी हेल्थ और वेलबींग अच्छी होगी तो ये एक एम्पावर का इंडिकेटर है। लीगल राइट्स, पाकिस्तान में बेशुमार इदारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है कि लीगल राइट्स को जो है उस पे लोगों की एजुकेशन की जा सके, ऐसी पॉलिसीज लॉज बनाए जा सकें जो खवातीन को डिफरेंट हवालों से प्रोटेक्ट करें, सेव करें, ताकि वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके कि वो बेहतर तौर पे माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकें। इस हवाले से अगर आप देखें तो जो अभी हरासमेंट के हवाले से इश्यूज थे किसी जमाने में, उस पे बकायदा कानून साजी हो चुकी है, और तमाम लोगों के पास हक हासिल है कि अगर वो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से हरास होते हैं तो वो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। कवानीन की मौजूदगी का कम से कम ये फायदा जरूर है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एजुकेशन भी हुई है, लेकिन मजीद भी इसकी एजुकेशन और अवेयरनेस की जरूरत है, ताकि वर्क प्लेस जो है वो ज्यादा सेफ और इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होने से वुमेन पार्टिसिपेशन इनहांस हो सके। तो लीगल राइट्स के बारे में, अपने राइट्स के बारे में जानना और उसको यूटिलाइज करना, ये एक डेफिनेटली एम्पावरमेंट का इंडिकेटर है। सोशल और कल्चरल पार्टिसिपेशन भी एक इंडिकेटर के तौर पे ली जाती है कि बहुत सारी खवातीन जो सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, रिलीजियस इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। तो बेसिकली क्या चीज है जो इनकी पार्टिसिपेशन को ज्यादा मीनिंगफुल करती है? ये आपस में एक चेन की तरह है। एजुकेशन है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, हेल्थ है। ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि खवातीन रिक्रिएशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि ये वाली जो एम्पावरमेंट है उनकी, वो भी सामने आ सके। और रिसोर्सेज तक एक्सेस जो है, ये डेफिनेटली एक अहम 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 एरिया है। हमेशा इस पे मजीद काम करने की जरूरत रहेगी, लेकिन पहले की निस्बत अभी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन तक निस्बतन बेहतर एक्सेस खवातीन की भी है। रूरल एरिया में देखा जाए तो जितने भी अपॉर्चुनिटीज मर्दों को हासिल हैं, मिसाल के तौर पे स्किल ट्रेनिंग को हासिल करने की रिसोर्स की अगर बात की जाए, अगर फाइनेंशियल रिसोर्स की बात की जाए, अगर इससे एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी के रिसोर्स के हवाले से बात की जाए, तो जहां कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, तो जो उससे एसोसिएटेड अदारे उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं खवातीन को और मर्दों को। तो जिसकी वजह से एक एम्पावरमेंट जो है वो आप देख सकते हैं रूरल एरिया में। इसकी कुछ केस स्टडीज भी हैं जो मैं भी आपसे शेयर करूंगा।
टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ फैल गई है, खास तौर पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और इस तक जो एक्सेस है, अगर स्टैटिस्टिक देखी जाए तो बड़ी तादाद में खवातीन को भी इस पे एक्सेस हासिल है। लेकिन रूरल एरिया में या बहुत फॉर फ्लंग एरिया में, इवन के जो अर्बन स्लम एरियाज हैं जहां पॉवर्टी निस्बतन ज्यादा है, वहां डेफिनेटली ये इस पे मजीद काम की जरूरत है और ऐसे इकदाम करने की जरूरत है कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इसका हिस्सा बन सकें। डिजिटल लिटरेसी का जो कंपोनेंट है, इस पे दुनिया में काफी काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। हुकूमती सतह पे भी पाकिस्तान में डिजिटल लिटरेसी के हवाले से डिजिटल पॉलिसी बनाई गई, डिफांस कुछ किए गए, लेकिन ये सारे काफी नहीं थे। असल में जो भी पॉलिसीज बनी है वो ग्रास रूट लेवल तक उनका इम्पैक्ट नहीं गया। तो रिसेंटली जो हमारे एक्सपीरियंस है उसमें, रिसेंटली हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एनआरएसपी कर रही है गूगल के साथ मिलके, जिसमें गूगल ने पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख खवातीन को, जो कि रूरल एरिया या अर्बन एरिया से हो सकती हैं, उनकी डिजिटल लिटरेसी को इंश्योर करने के लिए एनआरएसपी की जिम्मेदारी लगाई है। और एनआरएसपी ने मुख्तलिफ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन को साथ मिला के निचली सतह पे, कम्युनिटी की सतह पे डिजिटल लिटरेसी का जो प्रोग्राम है वो बड़े पैमाने पे शुरू किया है, और ये बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है। इनिशियली हमने तकरीबन कोई 30,000 खवातीन की डिजिटल लिटरेसी पे काम किया था। इसके साथ फिर पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें रूरल एरिया में जो नौजवान लड़कियां हैं, किस तरह वो ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो ऑनलाइन हो सके, डिफरेंट तरह की एप्स को यूज करके अपने स्मॉल छोटे बिजनेसेस को किस तरह प्रमोट कर सकें। तो इस तरह के इनिशिएटिव उन्होंने भी लिए। इसी तरह दूसरे जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने भी रिसोर्स एलोकेट किए हैं, ताकि मुख्तलिफ जगहों पे खवातीन जो हैं उनको भी इक्विटेबल हासिल हो, रिसाई हासिल हो डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे। और इसमें बहुत सारे पूरा पैकेज है कि जिसके जरिए खवातीन इससे न सिर्फ इस्तेफादा हासिल कर रही हैं, बल्कि वो अपने एरिया में एक चेंज लाने का बाइस भी बन रही हैं। इस पे एक दो केस स्टडीज मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। अब ये जो सारी गुफ्तगू हमने की है, इसमें डिसीजन मेकिंग, ये इससे होता क्या है, जो हमने अभी पिछली गुफ्तगू की है, एजुकेशन, लीगल राइट, सोशल कल्चरल पार्टिसिपेशन, रिसोर्सेज तक एक्सेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वेलबींग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये बेसिकली जो खवातीन की डिसीजन मेकिंग पावर है, जो कि एक की कंपोनेंट है एम्पावरमेंट का, उसको इनहांस करते हैं। ये चीजें एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कि खवातीन जो है उनकी राय को अहमियत दी जाए, वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस का पार्ट बन सकें, उनको फैसले सुनाए ना जाएं, बल्कि फैसले सुनाए जाने से पहले उनकी राय और फैसला करने में वो खुद शामिल भी हों। तो अभी अगर हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखें तो आरएसपीज में एक बड़ी तादाद में खवातीन काम कर रही हैं और डिफरेंट सतहों पे, लेवल्स पे काम कर रही हैं, और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं। हम बेशुमार प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, प्रोजेक्ट डिजाइन में खवातीन उस डिजाइन का पार्ट हैं, ताकि जेंडर बेस्ड, जो जेंडर बजटिंग जिसकी बात करते हैं कि बजट एलोकेशन करते वक्त तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, तो उसको देखा जा सके। तकरीबन हुकूमती सतह पे जितने भी इदारे मौजूद हैं या जो एनजीओ सेक्टर है, इसमें भी जेंडर के हवाले से अलग से एक विंडोज मौजूद हैं कि वहाँ उन चीजों को देखा जा सके जो इससे एसोसिएटेड हैं। और इस काम में डिसीजन जो मेकर्स हैं उसका खवातीन भी पार्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर है कि क्या वो इसकी परसेंटेज क्या है, प्रोपोर्शनली कितनी खवातीन डिसीजन मेकिंग लेवल तक पहुंची हुई हैं। तो डेफिनेटली ये परसेंटेज अभी कम है, इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है, उसके लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मजीद कोशिश करने की जरूरत है। लेकिन जो रूरल एरिया की बात करें, घरों की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो वहाँ ये जो खवातीन की एम्पावरमेंट है, इनकम, एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन और वेलबींग के हवाले से, ये एम्पावरमेंट इंश्योर करती है कि वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बने। और जब वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेंगी या बन रही हैं, तो उससे डेफिनेटली एक बड़ी पॉजिटिव चेंज है, जो हमने बेशुमार जगहों पे देखी है, जहां वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट हैं। और जहां वो पार्ट नहीं है, ऐसे तजर्बे भी हमारे सामने हैं। बेशुमार प्रोजेक्ट्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जब हमने कोई चीज प्लान की और खवातीन उसमें शामिल नहीं थी, तो उसके नतायज उस तरह नहीं आ सके जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो इसको रियलाइज करने के बाद फिर दोबारा उस काम को किया गया उनकी पार्टिसिपेशन के साथ, तो उसके नतायज जो थे वो ज्यादा बेहतर आए।
तो ये जो सारी अभी हमने गुफ्तगू की है, इसमें हमने थोड़ा सा अहाता किया कि पाकिस्तान में खवातीन और उनकी जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है सेक्टर्स में, और फिर उनके जो एम्पावरमेंट के हवाले से जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें क्या सूरत हाल है। अभी मैं कुछ एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हमने इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो वुमेन पार्टिसिपेशन से किस तरीके से एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड बेहतर हुई। एक एक डोनर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ताकि वो लेबलिंग ना हो, एक डोनर की फंडिंग से हमने कराची के मछेरों की बस्ती में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, और उस प्रोजेक्ट का बुनियादी ऑब्जेक्टिव यह था कि खवातीन को डिजिटली लिटरेट किया जाए। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव था। इसका कोई इनकम जनरेशन से मुतालिक या किसी राइट से मुतालिक या किसी बिजनेस से मुतालिक कोई ऑब्जेक्टिव हमने सेट नहीं किया। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि डिजिटली लिटरेट किया जाए। तो अब मैं सिर्फ इस एक छोटे से ऑब्जेक्टिव का आपको बताता हूँ जो हमने इंटरवेंशन की और उसका इम्पैक्ट क्या है। तो हमने एक बड़ी तादाद में खवातीन आइडेंटिफाई हुई, उनमें से कुछ सिलेक्ट हुई। तो एक बच्ची मछेरों की बस्ती की थी। हाँ मतलब ठीक। जी, आपको आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही है सुहेल, आ रही है। तो मैं एक केस स्टडी सुनाने लगा था कि मछेरों की बस्ती में एक बच्ची थी जिसने सिंपल सेल फोन को, उसको देखा कि कैसे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे फेसबुक पे अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं, कैसे यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड किया जा सकता है। ये बेसिक उसने डिजिटल लिटरेसी हासिल की उस प्रोजेक्ट में। और उसके बाद, उससे पहले वो एक टीचर के तौर पे काम कर रही थी। उसका वालिद एक मछेरा था जो कि फौत हो गया। तो वो टीचर के तौर पे जब काम कर रही थी तो उसको तकरीबन कोई 8 से 10 हजार रुपया लोकल स्कूल में मिल रहा था। तो इसको अगर कंक्लूड करें उस सारे ट्रेनिंग के और अवेयरनेस और एजुकेशन के प्रोसेस के बाद, तो अभी वो जो बच्ची है वो तकरीबन कोई 50-60 हजार रुपया पर मंथ कम से कम इतने पैसे अर्न कर रही है। और उसने अपनी बस्ती में, और वो एजुकेशन का जो काम था वो उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से कर रही है। और उसने ये डिजिटल लिटरेट होने के बाद ना सिर्फ खुद अपने हालात को तब्दील किया, हालांकि हमारा ऑब्जेक्टिव उस वक्त ये नहीं था कि वो इंटरप्राइज शुरू करे, लेकिन उसने इस लिटरेसी को अल्टीमेट कहीं यूज करना था। तो उसने एज अपने फेसबुक पेज बनाया, अपने मोहल्ले में जितनी खवातीन छोटे छोटे काम करती थी उनके काम को अपने फेसबुक पेज पे डिस्प्ले किया। और उसके बाद उसने उनकी प्रोडक्ट बनाने में उनकी हेल्प की। उसने लर्न किया कि कैसे चीजें ऑनलाइन बेचते हैं। तो जो गांव में खवातीन घरेलू सतह पे इंडिजिनस काम करके चीजें बना रही थी, उनको एज ए प्रोडक्ट उसने लेबल किया और उनको भी अपनी टीम में शामिल किया। और जो आखिरी दफा हमारा यहाँ एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें डोनर भी था और बहुत सारे और यूएन एजेंसीज और बाकी लोग भी आए थे, तो उसने अपनी, उसमें मिनिस्टर भी शामिल थी, उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो उस बच्ची ने अपनी केस स्टडी खुद बयान की। और वो कह रही थी कि मेरा जब वालिद फौत हुआ तो मुझे नहीं समझ लगती थी कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी। और मेरी वालदा, मेरे छोटे बहन भाई और मेरे रिश्तेदार, वो सारे मुझे यूं देखते थे कि अब मेरी जिम्मेदारी है वो सारी जो मेरे वालिद की पहले जिम्मेदारी थी। और वो कहती कि मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मेरी है क्या जिम्मेदारी, मैंने क्या करना है। मैंने तो मैट्रिक कैफे किया हुआ है और मैं 6,000 रुपए की जॉब करती हूँ, लेकिन सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ करे। तो वो कह रही कि मेरा एक साल इतनी परेशानी में गुजरा कि ये सब लोग इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं मेरे से, लेकिन मैं बावजूद कुछ चाहने के कुछ कर नहीं पा रही। लेकिन जब उसको ये लिटरेसी और ये सारे प्रोसेस से गुजरी है, तो एक नया एवेन्यू खुल गया। और उसने कहा कि अब मैं ना सिर्फ अपने फैमिली के तमाम अखराजात पूरे कर रही हूँ, बल्कि मेरे छोटे बहन भाई जिनकी एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो गई थी, वो दोबारा कंटिन्यू की है। मैंने वो जो मोहल्ले की खवातीन प्रोडक्ट बनाती हैं घर में और फिर वहीं वो बेचारी लोकल मार्केट में या किसी जगह पे वो बिकती भी नहीं है, उनको मजीद इंटरनेट से जो डिजाइन थे देख के बेहतर किया और उनकी प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया अपने फेसबुक पेज पे। और फिर वो प्रोडक्ट वहां से बिकना शुरू हुई जिसमें कुछ मार्जिन इसने रखा। तो बेसिकली जब उसको एक स्टेप बताया तो बाकी चीजें उसने खुद सीख ली। लोगों के पास बहुत अक्ल है, उनको सिर्फ थोड़ा सा मोबिलाइज और थोड़ा सा रिसोर्सफुल करने की जरूरत है। वो हमसे ज्यादा जहीन है।
हमने आज तक अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, हम डिजिटली लिटरेट हैं, लेकिन उस बच्ची ने जो इब्राहिम हैदरी में बैठी हुई है, उसने अपना बिजनेस शुरू किया और घर में सिर्फ अपने मोबाइल फोन से, उसके लिए उसको बहुत हजारों रुपए का कोई लोन नहीं चाहिए था, उसको कोई 2 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमे का कोर्स नहीं चाहिए था, उसकी बेसिक एजुकेशन थी। उसने अपनी फैमिली और अपने गांव की खवातीन के लिए एक मिसाल बन गई। तो उसको एक बड़ा अवार्ड भी मिला बाद में, वो मारवी मेमन आई हुई थी उस जमाने में, मिनिस्टर थी, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको, कोई लेके दिया, एक लैपटॉप दिया, मतलब अप्रिशिएट किया। इस तरह की एक मिसाल नहीं है, इस तरह की बीसियों मिसालें हैं, और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर की मिसाल नहीं है, बल्कि ये हर सेक्टर में नजर आएंगी। पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट काउंसिल पीएसडीएफ की फंडिंग से हमने तकरीबन 2000 खवातीन की एक जगह पे लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में ट्रेनिंग की। ये जो हम जेंडर बजटिंग की बात करते हैं ना, तो ये ट्रांसलेट कैसे होती है इन एक्चुअल सिचुएशन। तो मैं थोड़े से वो एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आमतौर पे अगर हम सब देखें, हम जिन जिन अदारों में काम करते हैं, हमने बहुत बड़ी स्टैटिस्टिक शो करते हैं कि खवातीन की इतने फीसद ट्रेनिंग खवातीन की है। तो स्टैटिस्टिक में तो वो ट्रेनिंग के नंबर आपको बहुत बड़े नजर आएंगे कि मर्दों की ट्रेनिंग 10,000 हुई है तो खवातीन की ट्रेनिंग 80,000 हुई है। तो सब लोग तालियां भी बजाते हैं, जी बहुत अच्छा काम हुआ, खवातीन 80,000 ट्रेंड हो गई हैं। लेकिन कभी हम उनकी ट्रेनिंग के अंदर घुसे तो पता चलेगा कि जो 80,000 लोगों खवातीन की ट्रेनिंग पे एक्सपेंडिचर हुए हैं, और उस ट्रेनिंग की जो वैल्यू थी या जो उसकी सर्टिफिकेशन थी, एक्रीडेशन थी, जो उसकी ड्यूरेशन थी, वो उस लेवल की नहीं थी जो मेल लड़कों की ट्रेनिंग की ड्यूरेशन थी या उसका बजट था। हम खवातीन की एक दिन की लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करा के 200 खवातीन को ट्रेन कर देते हैं, और सिमिलरली मर्दों की ट्रेनिंग करेंगे तो 3 महीने की लाइफ स्टॉक क्यूरेटिव प्रिवेंटिव मेजर्स की ट्रेनिंग कराएंगे, और 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो लाइफ स्टॉक स्पेशलिस्ट बन के या एक्सटेंशन वर्कर बन के निकलेगा। तो आप डिफरेंस देख लें कि एक दिन की ट्रेनिंग में 200 खवातीन ट्रेन करके हम स्टेटिस्टिक शो करते हैं जी 200 खवातीन ट्रेंड होगी, और दूसरी तरफ 3 महीने की ट्रेनिंग में 20 लोग ट्रेन होंगे, उस पे शायद 10,000 रुपया खर्चा आएगा 200 खवातीन की ट्रेनिंग पे, और वो जो 3 महीने की ट्रेनिंग है उस पे हमारा 10 लाख रुपया खर्चा आएगा। तो जेंडर बजटिंग जो है, इसको इस नजर से देखने की जरूरत है कि हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो प्रोपोर्शनली किस तरफ जा रहे हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दी है। तो मैं इसी तरह हम खवातीन की टाई एंड डाई की ट्रेनिंग और ये कैंडल मेकिंग की ट्रेनिंग या इस तरह की, हमें जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें बहुत बहुत काम की जरूरत है, ना सिर्फ लड़कों मर्दों की बल्कि खवातीन की भी। और उसमें जो बजट है उनकी एलोकेशन को देखने की जरूरत है कि हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किए हैं खासतौर पे बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, उनकी वैल्यू उससे किसी तौर कम नहीं होनी चाहिए जो लड़कों के ट्रेनिंग कोर्सेज की वैल्यूज है। उसकी ड्यूरेशन, उसके कॉन्टेक्ट आवर्स, उसका प्रैक्टिकल, उसका बजट। तो और खवातीन की अगर ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं तो इसके बजट में जो उनको एडिशनल रिसोर्स चाहिए उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने 2000 बच्चियों की ट्रेनिंग की लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट पे। तो इनिशियली हम ये समझे कि जिस तरह बाकी जगहों पे हम 2 महीने 2 दिन की 3 दिन की लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करते हैं, ये उसी तरह की ट्रेनिंग है। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट हमने अनफोल्ड किया तो उसमें पता चला कि ये 3 महीने की लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, और उसमें हमने फिर यूनिवर्सिटीज के साथ कोऑर्डिनेट किया जो लाइफ स्टॉक के हवाले से यूनिवर्सिटीज हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। लाहौर में यूनिवर्सिटी थी, 3 महीने का कैरिकुलम डेवलप हुआ जिसके अंदर लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट थी, लाइफ स्टॉक बिजनेस था, लाइफ स्टॉक के हवाले से तमाम जो उसकी वैल्यू एडिशन और वो कंपोनेंट शामिल थे। एक अच्छी टीम के जरिए वो हमने 2000 खवातीन की ट्रेनिंग कराई। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि वो बच्चियां जिन्होंने वो लाइफ स्टॉक की 3 महीने की ट्रेनिंग की थी और उन पे सफिशिएंट एक्सपेंडिचर किए गए ड्यूरिंग ट्रेनिंग बजट के तौर पे, उन्होंने एज ए लाइफ स्टॉक मैनेजर उन्होंने 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 जानवरों को मैनेज करना शुरू कर दिया। और बजाय के एक जानवर को सिर्फ दूध दोने तक उनका किरदार था, उन्होंने बल्कि एज ए मैनेजर लाइफ स्टॉक और अपनी सर्विसेज जो थी वो सराउंडिंग कम्युनिटीज को भी देनी शुरू की। और वो जो लाइफ स्टॉक की एक प्रोडक्शन थी उसके उसको बढ़ाने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और जिससे अभी बेशुमार बच्चियां ऐसी हैं जो लाइफ स्टॉक फार्मर के तौर पे वहां पहचानी जाती हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में हमने ये प्रोजेक्ट किया, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पंजाब के थे,
और वहां पहले भी खवातीन बड़ी तादाद में लाइफ स्टॉक के साथ एसोसिएटेड थी, लेकिन इस एक वैल्यूएबल ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एज ए लाइफ स्टॉक वर्कर या लाइफ स्टॉक मैनेजर अपना एक प्रोफेशन देखना शुरू कर दिया कि हम तो एज ए मैनेजर ये बहुत सारे काम इसमें कर सकती हैं, वैल्यू एडिशन के हवाले से कर सकती हैं, ब्रीड इंप्रूवमेंट के हवाले से कर सकती हैं, और इसकी सेल परचेज और इसकी मिल्क की वैल्यू चेन को का पार्ट बन सकती हैं। तो नए एवेन्यूज एक्सप्लोर हो गए। तो हमें एक ये देखना है कि हम जो खवातीन के लिए प्रोग्राम डिजाइन करते हैं वहां बजटिंग को और उसकी वैल्यू जो है प्रोग्राम की उसको जरूर ध्यान में रखें डिजाइन करते वक्त। तो एक तो मैंने एक दो आपसे एग्जांपल शेयर की। अभी न्यूट्रिशन का पाकिस्तान में एक बड़ा अहम हमेशा मैंने नेशनल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की आपसे बात की, हर 10 साल बाद बताते हैं कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है। अब बेसिकली हमारे यहाँ एक हिडन हंगर का अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना हो तो बड़ी तादाद में हिडन हंगर प्रिवेल करती है पाकिस्तान में, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, और खास तौर पे रूरल एरिया में जो गरीब कम्युनिटीज हैं वहाँ इसकी जो इसकी इसकी प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है हिडन हंगर की। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफाद की फंडिंग से और फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट से एनआरएसपी ने पिछले साल कोविड के बाद एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि हम देखें कि एक्चुअल क्या चीजें हैं जो इसका जो हमारी गुफ्तगू है ये फील्ड में किस तरह इंप्लीमेंट होती है। तो इशू ये है हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशन का है कि जो हंगर सीजन है, हंगर सीजन में जो गरीब आदमी है उसके पास गंदम नहीं होती घर में कि वो 3 टाइम रोटी बना के खुद और बच्चों को खिला सके। अब हम ये भला कहते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन असल में तो रियलिटी यही है। और ये हंगर सीजन हम में से अक्सर को शायद हंगर सीजन का भी नहीं पता होगा कि कौन सा सीजन है जो हंगर सीजन। अब बहुत सारी चीजें जब हम कोई काम करते हैं तो हमें भी सीखने को मिलती हैं, हालांकि हमारा 20 साल का तजर्बा है, लेकिन हर दफा हर प्रोजेक्ट में हमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हंगर सीजन के जो मसाइल हैं वो भी हमने इस प्रोजेक्ट में सीखा। कोविड के बाद जो फाद की फंडिंग से गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग, इसमें न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट भी था फेडरल गवर्नमेंट का, इसमें सन सीएसएस जो था जो स्केल अप न्यूट्रिशन का अलायंस है वो भी इसका पार्ट था। तो ये बड़ा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ, सब चीजें बहुत अच्छी हो गई, लेकिन इसमें जो लर्निंग थी की पॉइंट से 2-3 वो आपसे शेयर करना चाहूंगा, और ये सारा वुमेन फोकस था। इसमें वुमेन लाइवलीहुड डेवलपमेंट, उसकी एम्पावरमेंट, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी पार्टिसिपेशन, उसकी डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट का पार्ट थी। तो मैं एक दो इंटरवेंशन शेयर करूंगा। एक तो फूड बैंक की थी। तो फूड बैंक इस प्रोजेक्ट का पार्ट था। फूड बैंक बेसिकली ये था कि हंगर सीजन जो है वो आपको मालूम है कि अप्रैल में या मार्च में या मई में गंदम की कटाई होती है। तो जो मार्च गंदम की कटाई से पहले के 3-4 महीने हैं ये हंगर सीजन है, क्योंकि पिछले साल की गंदम गंदम की कटाई से पहले खत्म हो जाती, और जो बावसाइल लोग हैं उनके घरों में वो मौजूद होती है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके घरों में वो जखीरा जो साल पहले किया होता है वो खत्म हो जाता है गांव की सतह पे। तो वो उनको फिर गंदम मांगनी पड़ती है या उसको खरीदनी पड़ती है, तो बहुत हाई प्राइस होती है, और उस हाई प्राइस की वजह से एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसमें अब्यूज है, उसमें हरासमेंट है, उसमें वो सारे राइट वायलेट होते हैं जिसकी हम बात करते हैं बैठ के, कि वुमन राइट है, ह्यूमन राइट है, चाइल्ड राइट है, डिग्निटी है, और इस तरह की एक लिस्ट है हमारे राइट्स की। तो हंगर सीजन के मसाइल को जब समझा तो पता चला कि ये बहुत बड़ा एरिया है, इस पे काम करने की जरूरत है। उसके हल के तौर पे जब कम्युनिटी के साथ बैठ के बातचीत की गई तो खवातीन ने ये बताया कि अगर हंगर सीजन को गुजारने के लिए हमें कोई सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि इस सीजन में हम जो फूड खरीदते हैं उस पे हमारी इतनी कॉस्ट है कि जो आम तौर पे हमारा खर्चा आता है उससे 50% या 60% ज्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं हंगर सीजन में शॉर्टेज की वजह से। तो उन्होंने तजवीज ये दी कि अगर हमारे गांव में एक फूड बैंक बन जाए, एक हम कमरा आपको देते हैं, इस कमरे को हम मुख्तस कर देते हैं फूड बैंक के लिए, हमारी मैनेजमेंट कमेटी होगी, प्रोजेक्ट सपोर्ट करे, वन टाइम सपोर्ट, कि यहाँ हमारी आबादी की कैलकुलेशन के हिसाब से जो वीट ग्रेन है उसको स्टोर करे, और जो हंगर सीजन है जो कमेटी होगी वो उस फूड बैंक से हंगर सीजन में घरों में लोगों की तादाद के हिसाब से वो जो वीट है वो उनको प्रोवाइड करेगी। तो हंगर सीजन में फूड बैंक से लोगों को सपोर्ट हो जाएगी, और जब हंगर सीजन खत्म हो जाएगा, फसल आ जाएगी, तो वो उतनी गंदम जितनी उन्होंने ली थी प्लस 10%
10% इसलिए कि उसमें कुछ वेस्टेज भी होती है, तो वो वापस करेंगे और वो दोबारा स्टोर हो जाएगी उसी फूड बैंक में, जो कि नेक्स्ट ईयर हंगर सीजन में फिर उनके काम आएगी। तो एक सस्टेनेबल जो तरीका था वो खवातीन ने तजवीज़ किया। इसी तरीके की बुनियाद पे जो तजवीज़ किया गया, 100 से ज़्यादा कम्युनिटी फूड बैंक एस्टेब्लिश हुए हैं साउथ पंजाब में। और जो हंगर सीज़न आया उस ज़माने में, जो लास्ट ईयर की मुझे बात है 2 साल पहले, वो सबसे ज़्यादा शदीद था। और लेकिन खुशी की बात ये थी कि वो गाँव, 100 गाँव जहाँ कम्युनिटी फूड बैंक था, वहाँ जो गरीब लोग रहने वाले थे, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरी भी हैं, वो सारे उतने परेशान नहीं थे जो पिछले सालों में परेशान होते थे। क्योंकि उनके पास अपना एक फूड बैंक मौजूद था, जिसमें फ़ी घराना तकरीबन जितनी भी उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से गंदम थी वो मौजूद थी। तो मुख्तसर ये बताऊँगा कि वो 100 कम्युनिटी फूड बैंक 10 डिस्ट्रिक्ट्स में अपना काम कर रहे हैं। उनकी सारी मैनेजमेंट वहाँ खवातीन कर रही हैं और वो हर साल हंगर सीज़न में गरीब लोगों को वहाँ से गंदम मिलती है और वो फ़ी सबिलिल्लाह नहीं मिलती। वो जब सीज़न गुज़र जाता है तो वो लोग वहाँ से जो अपनी मेहनत मज़दूरी करते हैं, उससे वो जो गंदम हासिल करते हैं, वो वापस उस फूड बैंक में स्टोर करते हैं, ताकि अगले साल दोबारा वो यहाँ से ले सकें। तो इस तरह कम्युनिटी के लेवल पे एक सस्टेनेबल सिस्टम जो है वो उस प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसके डिजाइन में जो मुकामी खवातीन थी जो कि मुतासिर थी उस हंगर सीजन से, वो उसके डिजाइन का पार्ट थी। और अभी उन फूड बैंक को चलाने की जो मैनेजमेंट डिसीजन है वो सारी उनके खुद करती है। तो मैंने एक एग्जांपल आपसे और शेयर की इसके हवाले से। अब एक और चीज़ है, अब इसका ताल्लुक ज़ाहिर-सी बात है कि जब हंगर सीज़न में फूड अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि जो रोटी है ना, ये बड़ी चीज़ है गरीब आदमी के लिए। अमीर आदमी तो कहता है अच्छा रोटी ना खाएँ, आप बर्गर खा लें अगर रोटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन गरीब ने बेचारे ने रोटी खानी है और बड़ी तादाद में हमारे यहाँ रिसोर्स ऐसे लोग हैं जिनके रिसोर्स कम है। इसी तनाज़ुर में देखा जाए तो ये बेसिकली इश्यू कई चीज़ों को एड्रेस करता है। ये फूड सिक्योरिटी को इश्यू करता है, ये जेंडर को भी ये एड्रेस करता है, ये वाली इंटरवेंशन। इससे एम्पावरमेंट भी आई है खवातीन में। इससे खवातीन की जो मैनेजरियल स्किल है वो भी बेहतर हुई है। इससे उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल भी बेहतर हुई है। इससे उनकी प्लानिंग स्किल भी बेहतर हुई है कि वो इसके अलावा भी चीज़ों को प्लान कर सकें। एक और एक्टिविटी उस प्रोजेक्ट में जो प्लान की गई, जो कि न्यूट्रिशन के साथ ताल्लुक रखती है। हमारे यहाँ अंडे और मुर्गी जो का इस्तेमाल जो है ना, ये प्रोपोर्शनली सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से है कि जितनी जिसकी हैसियत है वो अंडे को और मुर्गी का इस्तेमाल करेगा। गाँव की सतह पे बड़ी तादाद में कम खर्च से मुर्गियाँ पाली जा सकती हैं। लेकिन कोई सिस्टम ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। हमने भी, एनआरएसपी ने भी, आरएसपीज़ ने भी पिछले 20 साल में बेशुमार प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें गाँव के लोगों को मुर्गियाँ प्रोवाइड की हैं। और हमारा ख़्याल ये था कि इन मुर्गियों से वो एक सस्टेनेबल सिस्टम एस्टेब्लिश होगा। उनके अंडे आएँगे, न्यूट्रिशन के तौर पे लोग उसको अंडे खाएँगे, बच्चों को देंगे, बुज़ुर्गों को देंगे, ख़वातीन खाएँगी, तो उनकी न्यूट्रिशन बेहतर होगी। लेकिन तजर्बे ने साबित ये किया कि वो 2, 4, 6, 8, 10 महीने के बाद या 1 साल के बाद वो जो मुर्गियाँ आई थीं, वो सारी खा ली गईं या वो किसी वजह से मर गईं और वो जो प्रोजेक्ट था, उसके वो नताइज मुस्तकिल बुनियादों पे सामने नहीं आ सके। भले हम उस टाइम तो वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट है कि जी इतने लोगों को मुर्गियाँ मिल गई हैं और वो अंडे दे रही हैं और लोग खा रहे हैं, लेकिन वो कितनी देर था? वो साल था, 6 महीने था, इस तरह करके वो खत्म। इस प्रोजेक्ट में जब हमने कम्युनिटी की खवातीन के साथ कंसल्ट किया तो उन्होंने यही बताया कि भई कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि मुस्तकिल बुनियादों पे मुर्गी की सप्लाई होती रहे। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये कोई ग्रांट इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती कि हर महीने लोगों को मुर्गियाँ दी जाएँ। उसका तरीका एक तजवीज़ किया जो कि अफ़ाद की टीम थी और डॉक्टर हामिद जलील हैं, ये पहले गवर्नमेंट में थे, मेंबर प्लानिंग कमीशन थे और फूड सिक्योरिटी के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने ये तरीका दरियाफ्त किया कि अगर हम सोलर हेचरी यूनिट गाँव में इंट्रोड्यूस करवाएँ। हेचिंग इंक्यूबेशन यूनिट जो है वो सोलर हो, ताकि अगर किसी का बिजली नहीं भी हो और उसको अगर हम खवातीन को वो दें और हम बजाय मुर्गियाँ देने के हम वो यूनिट्स दें और लोग खुद अपने जो अपने तौर पे अंडे अरेंज करके उन इंक्यूबेशन यूनिट्स में रखें और उस हेचिंग का प्रोसेस 21 दिन में मुकम्मल हो जाता है और फिर सस्टेनेबल सिस्टम अवेलेबल होगा गाँव के अंदर के हर 21 दिन बाद अंडों से मुर्गियाँ निकलेंगी, अंडों से बच्चे चूज़े निकलेंगे और लोग उसको बाद में पालना शुरू करेंगे। तो ये तकरीबन हमने कोई 100 के करीब यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाए मुख्तलिफ देहातों में। और ये सोलर बेस है।
तो बजाय मुर्गियां देने के वो यूनिट दिए गए, तो उससे फायदा ये हुआ कि अब ना सिर्फ मकामी सतह पे लोग मुर्गियों के अंडों से चूजे निकाल रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने बटेर और मुख्तलिफ जो और परिंदे हैं जो कि वैल्यूएबल हैं, उनको भी उसमें उसकी हैचिंग भी शुरू की है। ये ना सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल बना है, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है खवातीन को, बल्कि ये इसमें एक न्यूट्रिशन कंपोनेंट के बड़ी तादाद में हर महीने वो 500 अंडे एक टाइम में प्रोसेस करता है वो हेचिंग यूनिट, और 21 दिन में 80% उसका सर्वाइवल रेट है। 500 अंडे रखे हैं तो 80% अंडों से चूजे निकल आएंगे। तो अब लोकल लेवल पे एक सिस्टम मौजूद है, सस्टेनेबल सिस्टम, जो गांव में ना सिर्फ एक इंटरप्राइज को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड चीजें जिसमें अंडा और मुर्गी का गोश्त है उसको भी एड्रेस कर रहा है, और खवातीन इसको मैनेज कर रही हैं। तो बेसिकली ये भी एक एग्जांपल आपसे शेयर करने का मकसद ये था, ताकि हम देख सकें कि कितनी छोटी छोटी इंटरवेंशन है जो कि बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं इस तरह के काम में। इसी तरह कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बेशुमार, अभी आप देखें तो सिंध गवर्नमेंट ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए। सक्सेस एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें ग्रांट्स की शक्ल में खवातीन को लाइव स्टॉक और बहुत सारे और एक्टिविटीज में एंगेज किया गया। उसके डेफिनेटली बड़े पॉजिटिव रिजल्ट हैं। जहां भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुए हैं, अभी पंजाब गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के चल रहे हैं, नेशनल लेवल पे नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है जो कि पंजाब में भी चल रहा है, सिंध में भी चल रहा है, बाकी सूबों में भी उसकी इंटरवेंशन हैं। अब ये सारा कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट की तरफ से, डोनर की तरफ से, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में एनजीओज हैं, जैसे कि एनआरएसपी एक है, इस तरह बहुत सारे दूसरे अदारे हैं जो इसका पार्ट हैं। तो एक जामिया तरीके से पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए, खवातीन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनकी लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। डेफिनेटली इसमें चैलेंजेस भी हैं, इश्यूज भी हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि सब लोगों को एटलीस्ट एक सेंसिटाइजेशन है कि ये एरिया है और इस पे काम करने की जरूरत है। तो इसमें पाकिस्तान में हमारे जो तजुर्बात रहे हैं वो कुछ इस तरह के ही हैं। हमें कुछ काम करने का मौका मिला स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से, तो वो एक नया एरिया है। वहाँ अगर खवातीन को देखा जाए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जो बने हैं, खास तौर पे पहले पंजाब में बना था और गवर्नमेंट पंजाब ने, होम डिपार्टमेंट ने इसको फंड किया था, एनआरएसपी ने भी मिलके काम किया, जिसमें स्किल्स और इनकम जनरेशन के लिए ग्रांट्स और फिर लिंकेजेस और इस तरह के काम किए गए। आइडेंटिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम किया गया। तो जिससे सीखने में ये पता ये चला कि जो कम्युनिकेशन है, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के स्टेप्स लिए जाते हैं, जो बीसीसी कैंपेन्स हैं, जो मटेरियल है, और खास तौर पे हमारी फ्रंट लाइन टीम जो मोबिलाइजर्स की है, ये बहुत अहम लोग, ये बहुत अहम चीजें हैं, और ये जो प्रोफेशनल हैं जो मोबिलाइजेशन पे काम करते हैं, ये बहुत अहम है। क्योंकि जब तक सोसाइटी के रवैये में तब्दीली को नहीं इंश्योर किया जाता, बेशुमार इंटरवेंशंस कर ली जाएं, उनके खातर खा नताइज जो हैं वो सामने नहीं आएंगे। और अगर हम रवैयों में तब्दीली लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर बहुत सारे काम हमें नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि लोग खुद कर लेंगे। जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको हैदराबाद इब्राहिम हैदरी की बच्ची की दी है, जिसका वालिद फौत हो गया था। सब लोग उसको देख रहे थे कि अब इसने गाड़ी चलाना है, उसको समझ नहीं लग रही थी कि उसने कैसे चलाना, लेकिन उसको एक मौका मुयस्सर आया तो उसने कर दिखाया। इस तरह कर दिखाने वाली बच्चियां जो हैं वो हर मोहल्ले, हर गांव, हर टाउन में मौजूद हैं। उनको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। हर किसी को पैसा नहीं चाहिए। हमारे ख्याल में ये है, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए तो फिर शायद बिजनेस स्टैब्लिश होंगे। बिजनेस या एंटरप्राइज या इनकम जो है, इसका सिर्फ पैसे से ताल्लुक नहीं है। बेशुमार पैसा, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपने पैसे जाया कर दिए बिजनेस के तजर्बे में, और जो सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा समझ थे, अपनी जो लोकल रिसोर्स थे उनको यूज करके, उनको सामने रख के जिन लोगों ने काम शुरू किया, वो बड़े कामयाब हुए हैं बहुत सारी जगहों पे। तो इस तरह के तजर्बे मिले जुले हमारे भी रहे हैं पाकिस्तान में। एक चीज जो बड़ी अहम है वो है ये जो ऑनर क्राइम के हवाले से हमारी पिछले जो वेबिनार्स हुए हैं उसमें भी इस तरह की गुफ्तगू हुई। हमें भी यूएन वुमेन के साथ मिलके, एशिया फाउंडेशन के साथ मिलके, और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एनसीएसडब्ल्यू, इसके साथ मिलके ऑनर क्राइम पे काम करने का मौका मिला। आ, ये बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एनआरएसपी के लिए एक चैलेंजिंग भी था, लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी कि हमने बहुत जल्द इन चीजों को सीखा, क्योंकि ये बहुत अहम थी हमारी सोसाइटी के हिसाब से।
तो जब स्टैटिस्टिक को देखते हैं तो हमें बहुत कम स्टैटिस्टिक नजर आती है कि नहीं यार, ये तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, ये तो मुजफ्फरनगर, मुल्तान या बदीन, मीरपुर खास वाले डिस्ट्रिक्ट हैं 2-4, या कुछ और 1-2 डिस्ट्रिक्ट होंगे कि जहां ऑनर क्राइम कभी कभी रिपोर्ट होता है। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा सा इन अदारों के साथ, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, मिलके काम करने का मौका मिला, तो पता चला कि ये तो वो उस तरह ही है जैसे कोई पहाड़ है और उसका ऊपर समंदर के अंदर है और थोड़ा सा हिस्सा बाहर नजर आ रहा है। इसमें हमने कुछ बड़ी टेंजेबल किस्म की एक्टिविटीज की लोगों से सीखने के बाद। इसमें कवानीन बने हुए हैं ऑनर क्राइम के हवाले से, और कवानीन के बारे में जिन लोगों को मालूम होना चाहिए वो बेशतर लोगों को मालूम नहीं है। मिसाल के तौर पे हमने जब कम्युनिटी से बात की कि ये जो डिफरेंट तरह के ऑनर क्राइम के हवाले से कवानीन है, क्या आप उनको मालूम है, तो वो नहीं मालूम था उनको। असातिज़ा को नहीं मालूम था। बहुत सारी जगहों पे तो माजरत के साथ कि वो अदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि उनको या तो वो इन्फोर्समेंट में हैं, या वो फैसले करने में शामिल हैं, या वो वकला की तरह फैसिलिटेट करते हैं। बेशतर लोगों को, इनको भी जो हमारे बड़े टारगेट डिस्ट्रिक्ट थे वहां, इनमें से बेशतर लोगों को वो कवानीन उस तरह मालूम नहीं थे। तो उस पे काफी काम करने का मौका मिला। हमने जो कवानीन थे उनको उर्दू लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, आसान काबिल फहम लैंग्वेज में। उस पे बहुत सारे मैनुअल मटेरियल बनाया, कम्युनिटी के एजुकेशन को के लिए मटेरियल बनाया, फिर एक बड़े पैमाने पे कैंपेन चलाई, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, कम्युनिटी को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, डिसीजन मेकर्स को, लॉयर्स को, साथसा को, और फिर जो मीडिया है उसको इस पे एजुकेट किया। और फिर उन इजला में, जिन इजला में ये प्रोजेक्ट किया था, जो ऑनर क्राइम के हवाले से चीजें थी, उनकी रिपोर्टिंग पहले से बेहतर हो गई। क्योंकि ये रिपोर्ट तभी होगा जब किसी को पता होगा कि ये क्राइम है। जब किसी को पता ही नहीं है तो वो रिपोर्ट भी नहीं होगा। तो वो बज़ाहिर हमें लगा कि हमारे प्रोजेक्ट के बाद तो यहाँ शायद ऑनर क्राइम बढ़ गए। तो लेकिन फिर हमें पता चला कि ये बड़े नहीं है, ये लोगों की एजुकेशन सेंसिटाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से उनकी अवेयरनेस आ गई है कि उन्होंने इसको रिपोर्ट करना है। तो जब कोई चीज रिपोर्ट होगी तो फिर डेफिनेटली उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी प्रोसेस जो है हुकूमत का वो शुरू होता है। तो इस तरह की चीजें नहीं हैं। एंड पाकिस्तान में जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं बेसिकली, और इस तरह के बहुत सारे, में किसी और इदारे, बहुत सारे और भी इदारे काम कर रहे हैं और सब लोग बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ इदारे तो बड़े स्पेसिफिकली खवातीन के हवाले से उनकी फोकस एक्टिविटीज हैं। आरएसपीज इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम करते हैं, और ये जो अप्रोच है इसमें सॉरी, हम हाउस होल्ड को सामने रखते हैं। हम किसी मर्द या खातून को बाद में देखते हैं, हम हाउस होल्ड की बात करते हैं। हाउस होल्ड में मर्द भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं। और हमारी अगर स्टैटिस्टिक देखी जाए तो हमारी सारी स्टैटिस्टिक में खवातीन की स्टैटिस्टिक, चाहे वो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस की इंटरवेंशंस हैं, चाहे वो ट्रेनिंग की एक्टिविटीज हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स के हवाले से जो अरेंजमेंट्स हैं उस तरह के हैं, हमारी जो वाश की, वाइस की, या हेल्थ और एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, जितनी भी इंटरवेंशन है, इन सारी इंटरवेंशन में खवातीन की बड़ी सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन है, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। और इसकी बेस है वो इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हमने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे गांव में खवातीन के इंस्टीट्यूशन को ज्यादा फोकस किया है। बहुत सारी जगहों पे मर्दों और खवातीन के कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन मिल के बनाए हुए हैं उन्होंने। कुछ जगहों पे सिर्फ मर्दों के कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे अब खवातीन के इंस्टीट्यूशन जो हैं आपको नजर आएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी के तहत हमने फोकस किया कि खवातीन को ऑर्गेनाइज किया जाए और उनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, उनको कैपेसिटेट किया जाए। जब वो ऑर्गेनाइज होंगी तो फिर उनका लीडरशिप रोल सामने आएगा। लीडर कैसे बनता है? लीडर बनता है किसी ग्रुप के ऊपर, किसी ग्रुप का लीडर होगा, किसी क्लास का लीडर होगा, किसी इंस्टीट्यूशन का लीडर होगा, किसी कम्युनिटी का लीडर होगा। तो हमने पहले वो जो इंस्टीट्यूशन थे उनकी फॉर्मेशन पे उनको सपोर्ट किया, उनकी स्ट्रेंथनिंग पे उनको सपोर्ट किया। जब वो इंस्टीट्यूशन बन गए तो लीडरशिप खुद सामने आ जाती है। कम्युनिटी को पता चल जाता है कि कौन उस ग्रुप में लीडर है, तो वो लीडरशिप सामने आ जाती है। तो फिर हमारा काम सिर्फ फैसिलिटेशन का रह जाता है कि इनको बेसिकली कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बता दिया जाए। हम इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उनको ये बता देंगे कि भी आप प्लानिंग कैसे करेंगे, आपने अपने रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, आपने कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन की जो टूल्स हैं वो कैसे यूज करने हैं। हमसे ज्यादा वो बेहतर स्किल रखते हैं बाकी चीजों में।
तो हमारा जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है वो उनको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे देता है, और इस एनेबलिंग एनवायरनमेंट का बहुत फायदा होता है उनको। इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से वो बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, अदरवाइज शायद उनको बहुत टाइम चाहिए बाज बात। तो ये जो सपोर्ट है इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो एनआरएसपी है, वो दूसरे रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, या दूसरी एनजीओज हैं, ये सपोर्ट बहुत मैटर करती है कम्युनिटी के लिए। हम बीइंग ए प्रोफेशनल अक्सर सोचते हैं कि यार जो हम कर रहे हैं ये कितना फायदामंद है लोगों के लिए, लेकिन जब आप कम्युनिटी में जाएं, उन लोगों के पास जाएं जिनके साथ डायरेक्टली ये इंटरवेंशंस हुई हैं या जो किसी प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, उस वक्त सिर्फ आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी इंटरवेंशन ने उनको कितना बेनिफिट दिया है। आप उसका अंदाजा उस वक्त तक नहीं कर सकते दफ्तर में बैठ के, जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं। डेफिनेटली बाज बात कई दफा आपको कुछ नेगेटिव चीजें भी मिलेंगी, लेकिन ज्यादातर जो इम्पैक्ट है वो बड़ा पॉजिटिव है, और नेगेटिव से भी सीखने का मौका मिलता है कि बहुत सारे हमने ऐसे डिसीजन किए होते हैं, प्रोसेस ऐसे अडॉप्ट कर लिए हैं कि जो कि उस तरह यूजफुल नहीं रहे, लेकिन वो भी ठीक है क्योंकि हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये चीज ठीक नहीं थी, तो आइंदा हम इसको ठीक कर लें। अभी रिसेंटली मैं एक दो चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैडम रबीला, टाइम है हमारे पास 5 मिनट और, अगर मैं थोड़ी सी चीजें बता दूं? आप पे है, आप नहीं थके, साथी नहीं थके, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। जी जी प्लीज। मैं बस जी। एक्चुअली कुछ चीजें बड़ी अहम हैं जो अभी लेटेस्ट हैं, उसमें एक तो आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो हुकूमती सतह पे फोकस एक्टिविटीज की गई हैं खवातीन की एम्पावरमेंट के और डेवलपमेंट के हिसाब से, वो एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिस्प की आप बात करते हैं। बिस्प से पहले जब इस बात का फैसला करना होता था कि किन लोगों को बेनिफिट दिया जाए, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। भाई गरीब लोगों को, गरीब लोग कौन है, इसका फैसला वो जो वर्ल्ड बैंक ने एक टूल पॉवर्टी स्कोर कार्ड तजवीज करके आसान हल दे दिया। तो ये 2010 में जब पॉवर्टी स्कोर कार्ड पूरे मुल्क में किया गया और मुल्क से डाटा कलेक्ट हुआ, तो एनआरएसपी और आरएसपी भी उस प्रोसेस का हिस्सा थे। हमने भी मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड का डाटा इकट्ठा करके वो जो था वो हुकूमत को दिया, उनके साथ पार्टनर थे डाटा कलेक्शन में। और इसके बाद उसी डाटे को इस्तेमाल करके बाद में, और फिर बाद में दोबारा भी ये स्कोर कार्ड पे डाटा कलेक्ट हुआ। इस वक्त तकरीबन 10 मिलियन के करीब खवातीन हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेनिफिट ले रही हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है, और उनको माहाना बुनियाद पे सोशल सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ उनको पैसे मिल रहे हैं, जिससे उनकी परचेजिंग पावर बेहतर हुई है। और जब उनके पास हुकूमत की तरफ से एक वजीफा, एक सपोर्ट मिल रही है, तो इन मिलियंस खवातीन का जो एक एम्पावरमेंट है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो है, वो डेफिनेटली जिसके साथ उसकी एसोसिएशन है, उनकी परचेजिंग पावर थैंक यू। बेहतर हो गई, उनकी न्यूट्रिशन और शायद किसी बच्चे की एजुकेशन पे भी पॉजिटिव फर्क पड़ा है। इसके साथ साथ जो मैं अभी एक और चीज बताना चाह रहा था वो ये था कि पाकिस्तान में तकरीबन 18 वुमेन यूनिवर्सिटियां हैं। वैसे तो सारी तकरीबन यूनिवर्सिटियों में खवातीन और लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली 18 वुमेन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां सिर्फ खवातीन हैं। और इसमें लकीली चारों सूबे शामिल हैं, पंजाब भी है, सिंध भी है, बलूचिस्तान में भी हैं। पंजाब में थोड़ी ज्यादा हैं, सिंध में और बलूचिस्तान में जरा कम है, लेकिन सिंध और केपीके में भी हैं। तो अभी एक अगले महीने फरवरी 2024 में यूएसएड की फाइनेंशियल सपोर्ट से इन सारी वुमेन यूनिवर्सिटीज का एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में। और इस हवाले से इन तमाम वुमेन यूनिवर्सिटीज के पास जाने का इत्तेफाक हुआ, उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो जब आप वुमेन यूनिवर्सिटी में कभी विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो एजुकेटेड भी है, क्योंकि बच्चियां वहाँ ग्रेजुएट की स्टूडेंट हैं, मास्टर की स्टूडेंट हैं, पीएचडी की स्टूडेंट हैं। एक बहुत बड़ा एजुकेटेड रिसोर्स हमारी वुमेन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। और वो जिस तरीके से, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां 12-12, 14-14 हजार बच्चियां जो हैं वो इनरोल्ड हैं, किसी में 6,000 इनरोल्ड हैं। और वो बड़ी डेडिकेटेडली, ना सिर्फ वो बच्चियां बल्कि उनके टीचर्स, उनकी मैनेजमेंट बहुत डेडिकेटेडली, और तमाम एरिया जो हमारी सोसाइटी में, जैसे साइंस के एरियाज भी हैं, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के भी हैं, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग का शोबा भी है, सोशल सेक्टर भी है,
और तमाम सेक्टर्स में वो अपनी पढ़ाई कर रही हैं और फ्यूचर के लिए डेफिनेटली वो हमारे मुल्क के लिए एक हमारा फ्यूचर है। वो जो बच्चियां हैं जो 18 यूनिवर्सिटियों में इस वक्त जेर तालीम है और हर साल सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में वहां से फारगुल तहसील भी हो रही हैं। तो ये एक बड़ा रिसोर्स अवेलेबल है। डेफिनेटली ये जो इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियां कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ये भी एक पाकिस्तान में शुरू में ऐसा नहीं था कि जब पाकिस्तान बना था तो यहाँ बहुत सारी वुमेन यूनिवर्सिटियां थी। मुझे याद है कि मैं लाहौर में रहता था और वहाँ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन एक कॉलेज था जो पाकिस्तान बनने से पहले था। एक कनेट कॉलेज था जो पाकिस्तान बनने से पहले था। लेकिन अब वो दोनों कॉलेज अब यूनिवर्सिटियां बन चुके हैं और उस तरह के बीसीओ कॉलेज और लाहौर में मौजूद हैं। पूरे मुल्क में बीसीओ कॉलेज जो हैं वो मौजूद हैं जो डेडिकेटेडली खवातीन उसमें एनरोल होती हैं। तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट एजुकेशन सेक्टर में अगर हम देखें तो काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है, बेहतर हुआ है। बाकी सेक्टर्स में भी उसकी इम्प्रूवमेंट है। डेफिनेटली बहुत बड़ा मुल्क है। हमारी आबादी अगर देखी जाए तो दुनिया के जो टॉप 5 6 7 मुल्क हैं उनमें से एक मुल्क हम हैं। रिसोर्सेज के हिसाब से हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं। तो लिहाजा इन सारी चीजों को देखते हुए हुकूमतें और जो दूसरे अदारे हैं, जो हमारा अदारा है या जो बाकी अदारे हैं, ये अपनी जितनी बेहतर कोशिश कर सकते हैं, मेरा ये यकीन है कि ये कर रहे हैं और ये फ्यूचर में भी करते रहेंगे। लेकिन डेफिनेटली हम सबको ज़रूरत इस बात की है कि नए-नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करें, रिसोर्सेज़ को मोबिलाइज़ करें। बेशुमार फंडिंग अवेलेबल है बहुत सारे काम करने के लिए। हम थोड़ा अपने जो एक्सप्लोर करना है ना चीज़ों को, उस पे थोड़ा ज़्यादा अगर काम करें बीइंग ए डेवलपमेंट प्रोफेशनल। हम एनवायरनमेंट को अगर देखें तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट एक खवातीन के ऊपर भी है। और जब हम खातून की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें सारा घर शामिल है। जो खातून कुछ पैसे अर्न करती है, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो पैसे सिर्फ अपनी ज़ात पे कभी लगाने का सोचती होगी। वो सबसे पहले अपने बच्चों के पे लगाने का सोचती है, फिर अपने घर की चीज़ें लेने पे सोचती है, फिर कोई मियाँ को फैसिलिटेट करने के लिए सोचती है। चाहे वो जितनी भी इकोनॉमिक उसकी सिचुएशन बेहतर हो जाए, लेकिन जब उसके हाथ में पैसे आते हैं ना, तो वो जो सोचती है, वो सोचती है अपने बहन-भाइयों के बारे में सोचेगी, अपने वालिदैन के बारे में सोचेगी। शादीशुदा है तो बच्चों और मियाँ के बारे में सोचेगी, वो अपने बारे में फिर भी नहीं सोचती। वो अपने बारे में शायद फिर भी आखिर में सोचेगी। तो ये बड़ी रियलिटी है और ये इसको अगर पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों चीज़ों में देखा जा सकता है कि लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि खातून को एम्पावर करने में बेसिकली सोसाइटी और फैमिली की एम्पावरमेंट है। खातून की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में सोसाइटी की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, पूरे घर की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। तो ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मसलन इसमें तो आप अपने घर को देख लें या किसी भी सोसाइटी के पार्ट को देख लें, तो आपको ऐसे नज़र आएगा। तो लिहाज़ा इस पे जो हुकूमती कोशिशें हैं, इसके साथ-साथ एक मैं आपसे शेयर ये करना चाह रहा था कि क्लाइमेट के हवाले से बहुत सारे अदारे इंटरनेशनली हैं, जिनके पास रिसोर्स मौजूद है। हमारे यहाँ एक अच्छी प्रपोज़ल्स जो हैं, वो शायद इतनी डेवलप नहीं होती कि हम उन रिसोर्सेज़ तक एक्सेस हासिल कर सकें। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो सेक्टर है क्लाइमेट का, एनवायरनमेंट का, इस सेक्टर में हम अपनी सब कैपेसिटी बिल्ड करें ताकि हम रिसोर्सेज़ को हासिल कर सकें, अच्छी प्रपोज़ल डेवलप कर सकें, उन रिसोर्सेज़ को हासिल कर सकें, जो कि हम सोसाइटी में फिर उनको इम्प्लीमेंट करें और उसके बेनिफिट जो हैं, वो सोसाइटी तक जाएँ। तो बेशुमार चीज़ें और हैं जो हमारे तजुर्बात से गुज़री हैं। आपके तजुर्बात मेरे से ज़्यादा बेहतर होंगे, लेकिन जो मेरे चंद तजुर्बात थे और मेरी जो राय थी इस मौज़ू के हवाले से वो मैंने आप सबसे शेयर की। अब मैं चाहूँगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया सुहेल। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू आपने की और बहुत एस्पेक्ट्स आपने वेमेन एम्पावरमेंट की फरजाना शाहीन ने अपना हाथ उठा दिया। जी फरजाना बताइए आप क्या पूछना चाहेंगी। अनम्यूट करें अपने आप को पहले। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक सर ठाक, आप मैं पूछिए। ऊंचा बोले, डिस्ट्रिक्ट डी ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। जी मैम, डिस्ट्रिक्ट डीजी खान एमआरएसपी से सर बात कर रही हूँ। सर जो गूगल का फंडेड प्रोजेक्ट है सर, मैं उसको देख रही हूँ सर। जी, जी, जैसे जी। सर ने फरमाया कि बिल्कुल एक मतलब इम्पैक्ट था, इसी तरह से सर मैं इंजीनियरिंग काउंसिल में काम कर रही हूँ सर, उसमें भी बहुत अच्छा मतलब फीमेल एम्पावर हुई है सर। काम तो जो था वो पहले से भी कर रही थी घरों में अपने, मतलब कोई चिंगेरे बना रही थी, मतलब हमारी कम्युनिटी में कोई हाथ की के कपड़े बना रही थी। लेकिन सर उनके जो है ना, इनकम जनरेटिंग का जो था ना वो उनके पास नहीं था। मतलब वो जो कपड़े बनाती थी वो कोई थर्ड मैन ले जाता था या उनके घर का कोई मेल ले जाता था।
जिसकी वजह से मतलब काम तो वो कर रही थी लेकिन उसे फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से मतलब वो खुद सीखी, उसने 4 दिन की ट्रेनिंग की, तो वो इस काबिल हुई कि उसने अपने पेजेस बनाए, अपने चैनल बनाए, अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स को उसने अपलोड करके मतलब अपने पैसे उसने खुद अपने घर में कमाए और खर्च किए। सर ये सबसे अच्छा बेनिफिट था मतलब उसके। जी जी बिल्कुल, मैं आपने सर सही ये बताया। शेयर करना चाह रही थी। जी, आपने बिल्कुल बताया सही। जी सर, दूसरा सर एक रिक्वेस्ट ये थी कि जो है ना यूथ में जैसे आप कह रहे हैं ना कि लिटरेसी रेट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया माशाल्लाह, लेकिन सर फिर उसके साथ साथ जो है ना एम्प्लॉयमेंट का रेट जो है ना वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब जो हमारी यूथ है वो सर डिसअपॉइंट हो रही है। तो उनकी कुछ सस्टेनेबल स्किल के हवाले से मतलब ट्रेनिंग हो जिसमें उनकी इनकम जनरेट हो, तो मतलब वो डिसअपॉइंटमेंट से बच जाए। तो ये सर इस सिलसिले में था मेरी रिक्वेस्ट थी। तो ये मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से खास तौर पे मतलब बहुत पुअर है, पॉवर्टी यहाँ पे ज्यादा है, तो ये इसका का कुछ सेट बोलते हैं उनकी स्किल और जी वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से जो परमानेंट जी, बेसिस पे। बहुत शुक्रिया फरजाना। आपने बहुत अच्छी थैंक यू बात सो की। मच सर। आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारे यहाँ जब तालीम का जो अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक बेहतर होती जा रही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो मुलाज़मत के मौके हैं, वो उतने मुयस्सर नहीं हैं। तो अब यहाँ फिर किरदार निकलता है, ये जो काम आप कर रही हैं, जिसको डेफ़िनेटली आप लीड कर रही हैं, एक बहुत बड़ी टीम है आपके साथ, और इस तरह के बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट जिसमें ख़वातीन को नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करें। आजकल पाकिस्तान में और दुनिया में खास तौर पे अगर इंडिया को देखें तो इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये अपॉर्चुनिटी वहाँ हमने थोड़ा देर की है। किसी ज़माने में कॉल सेंटर जब शुरू हुए थे तो हमारे यहाँ बड़ा नेगेटिव समझा जाता था कॉल सेंटर में काम करने को। अच्छा, लेकिन वो हमने जब उसको समझा तो पता चला कि नहीं, वो तो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। इंडिया ने बहुत जल्दी उस कॉन्सेप्ट को समझा और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में उनकी जो यूथ थी वो कॉल सेंटर में उन्होंने स्किल्स हासिल की और एम्प्लॉयमेंट हासिल की। हम लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में बड़ी तादाद में यूथ जो है वो इंटरनेट और डिजिटाइज़ेशन से एसोसिएटेड ऑनलाइन चीज़ों के साथ उनके बिज़नेसेस एसोसिएट करते हैं और वो अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफिनिटली स्किल्स को भी बेहतर करने की ज़रूरत है और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी स्किल्स बेहतर कर सकें। इसमें हुकूमत भी कोशिश कर रही है, डोनर कोशिश कर रहे हैं, फंडिंग एजेंसीज़ लाइक पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड है या अभी मैंने यूएसएड के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उनकी भी बड़ी कोशिश है इसमें। और इसी तरह जो एनआरएसपी कुछ और प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, वहाँ भी डोनर की कोशिश है कि ऑनलाइन लिटरेसी, डिजिटाइज़ेशन इसको ग्रो करके, इसको प्रमोट करके एम्प्लॉयमेंट्स को इंश्योर किया जाए। थैंक यू फरहाना, बहुत शुक्रिया आपका। जी, किसी और का क्वेश्चन? जी, किसी और का कोई सवाल है तो? जी, कोई और साथी कुछ पूछना चाहते हैं? जी, रुखसाना रुखसाना पूछना चाह रही हैं कुछ। जी, रुखसाना एसआरएसपी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा ये सेशन का सर। तो मुझे सिर्फ पूछना, जैसे कि सर ने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कि जो वुमेन का जो फीमेल का रेशो है कंपेयर टू मेल, तो ये एम्प्लॉयमेंट रेशो वुमेन का क्या है पाकिस्तान में? जैसे कि हम रोज उस पर गूगल करते हैं तो उसमें डिफरेंट रेशो आता है। तो करंटली जो रेशो है एम्प्लॉयमेंट का इन डिफरेंट सेक्टर, तो ये कितना रेशो है अब एम्प्लॉयमेंट का फीमेल का? अच्छा, इसमें जी, जी। अच्छा, इसमें ना सेक्टर वाइज़ काफ़ी डिफरेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एजुकेशन सेक्टर को लेंगे, तो आपको काफ़ी बेहतर स्टैटिस्टिक नज़र आएगी। अगर आप मार्बल सेक्टर को लेंगे, तो आपको कम स्टैटिस्टिक नज़र आए। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे, तो आपको एक फ़र्क स्टैटिस्टिक नज़र आएगी। तो लिहाज़ा कोई हतमी फ़िगर ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको अभी शेयर कर सकूँ कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का इतने फ़ीसद ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट का रेशो है। लेकिन ये सेक्टर के हिसाब से किसी में कम और किसी में ज़्यादा है। तो बेसिकली वहाँ अगर हम एग्ज़ैक्ट फ़िगर देखना भी हो तो शायद कोई स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स जो लेटेस्ट आए हैं उससे हमें कहीं हासिल है। तो आपसे शेयर करते हैं बाद में एग्ज़ैक्ट नंबर वहाँ से देख के। थैंक थैंक यू। यू सर। अगर वो आप रिपोर्ट भी हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमारी नॉलेज में और इन्हांस होगी, ताकि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो जब कोई सवाल करता है तो हम उनको वो रेफर कर सकें। जी, थैंक बिल्कुल यू ठीक सर। है। ठीक है। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल और बहुत अच्छा जवाब। और साथी कुछ अ,
जी, जी आप मेरा वाइंड अप करें जी। मेरा नाम मंसूर, मैं सांगड़ डिस्ट्रिक्ट सिंध से बात कर रहा हूँ। जी अपना नाम दोबारा बताइए जी। जी, मंसूर अली, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। मंसूर अली जी जी जी। वंडरफुल डिस्कशन, सर ने बड़ी डिटेल्स आपका शायद थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है मंसूर अली। जी 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 मंसूर साहब, आप आपकी आवाज बड़ी हल्की आ रही है। ओके ओके, डिस्टॉर्ब हो रही है जी। अब बेहतर है। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में स्पेशली सोशल डिस्पैरिटीज ऑफ हेल्थ, वुमेन का स्टेटस क्या है? स्पेशली हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हेल्थ स्टेटस में डिस्पैरिटीज के हवाले से वुमेन, हम क्या समझते हैं कि वुमेन कहाँ पे खड़ी हुई? जी, इसमें जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का ना एक लंबी लाइन है। मिसाल के तौर पे हेल्थ में डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। एक तो ये जो आप फर्ज करें, एक इंडिकेटर को ले लें न्यूट्रिशन का, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, तो ऑलमोस्ट 60 55 टू 60% खवातीन हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिसिट हैं। इसका और मतलब इस क्या है? इसका और मतलब सोहेल ये इस है। पे एक सेशन भी हमने HOD आप भी बता दीजिए, लेकिन हम एक वेबिनार भी इस पे करेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके। हाँ, जी इस जी पे अलहदा से एक वेबिनार है, उसमें इन चीजों पे बातचीत होगी। ये डायरेक्टली हमारे इस सेशन से ताल्लुक नहीं है, इसलिए बेहतर है कि उसी सेशन में इस पे बात की जाए। जी। और कोई साथी? कोशिश करें कि जो इन्होंने आपके साथ बातचीत की है उससे अराउंड कोई बात अगर आप अ, जानना चाहेंगे तो सुहेल साहब मौजूद हैं। और अगर आप समझ रहे हैं कि जी कोई ऐसा सच माइंड में नहीं बात आ रही, क्योंकि चैट में भी मुझे कुछ खास नजर नहीं आया कोई क्वेश्चंस हो या कुछ हो ना, अच्छा मैडम, तो एक मंसूर साहब जी के क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा पार्शियल जी जवाब दे दूं, बताएं जरूर क्योंकि जरूर। उन्होंने जो चीज पूछी है वो है तो बड़ी अहम। जी जी मंसूर साहब, जरूर। मैं ना इसको यूं बताना चाहूंगा कि इसके जब हम हेल्थ के हवाले से देखते हैं तो एक लिस्ट है इंडिकेटर्स की, कोई एक इंडिकेटर नहीं है। किसी एक इंडिकेटर पे मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ स्टैटिस्टिक। मिसाल के तौर पे अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की बात करें, जो लेटेस्ट जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे रिपोर्ट आई थी इसकी, एमएमएनपी की, उसमें है कि 50 टू 60% खवातीन हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स, के जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं। इसका मतलब क्या है कि उनमें आयरन, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। और अगर खवातीन में, खास तौर पे प्रेग्नेंट खवातीन में आयरन, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, तो ये डेफिशिएंसी उनके बच्चों में भी ट्रांसफर होती है। और उससे जो हमारा आईक्यू लेवल है और जो हमारा काम करने की सलाहियत है, ये रिड्यूस हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में खवातीन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिसिट हैं, 50 टू 60% के दरमियान, तो इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर। तो लिहाजा इसके लिए एडिशनल सप्लीमेंट्स और सस्टेनेबल प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत है, ताकि उनकी ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को दूर किया जा सके। इस हवाले से हुकूमत ने कुछ प्रोग्राम शुरू भी किए हैं, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में जैसे न्यूट्रिशन इंटरनेशनल है, गेन है, इन्होंने भी कुछ फंडिंग दी है ताकि इस सेक्टर पे काम किया जा सके। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। जिससा आपने फरमाया कि हम इस पे एक और सेमिनार भी कर रहे होंगे, तो जरूर कोशिश कीजिए उसको भी अटेंड करने का। हम साथियों के साथ, मतलब जैसे सोहेल के साथ हम हर सेमिनार या वेबिनार की डिटेल्स कर रहे होते हैं, तो वो आपके साथ भी शेयर कर देंगे। और फेसबुक पर भी अगर आप HODN का फेसबुक को लाइक करें तो उस पर भी हमारी ये वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। डेली बेसिस पे हम ये एक वेबिनार एटलीस्ट 10 दिसंबर तक कर रहे हैं। सो बहुत शुक्रिया सुहेल, और बहुत लर्निंग हुई बहुत सी चीज़ों का। हम सब के साथ आपने जो अपना ये जिसको कहते हैं फील्ड रियलिटीज का बताया, और स्टोरीज बताई और केस स्टडीज बताई, तो बड़ा जिसको कहें कि सहर हासिल गुफ्तगू जो आपने की, तो उससे बहुत ज्यादा हमें फायदा भी और मजीद सवालात आप समझें कि जहन में उभरते हैं कि हम इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद हम मजीद कहाँ इसको बेहतर कर सकते हैं, जो कि एक प्रोसेस है, एक अमल है इर्तिकाई, उसको जो है वो फॉलो करना पड़ता ही है। बट पहले के हालात अगर मैं अपने टाइम के देखूं, अभी के देखूं, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मैं तो ये समझती हूँ। और वो पॉजिटिव इस वजह से भी है कि हमारे माशरे में ऐसे सपोर्टर्स मर्द जो कि इस पर यकीन रखते हैं
कि वॉयलेंस जो है वो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मर्द है और चाहे वो औरत है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो कमजोर है। तो इस यकीन के साथ कि हम एक जस्ट सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाली हमारी जो जनरेशन्स हैं, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, उनके लिए कि हम अच्छा मुस्तकबिल छोड़ के जाएं, अच्छा पाकिस्तान छोड़ के जाएं, अच्छा मुआशरा छोड़ के जाएं, ताकि उनके अंदर का जो टैलेंट और काबिलियत और सलाहियत हो वो निखर के सामने आ सके, ना कि वो स्टंटेड ग्रोथ वाले हों, ना कि वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वाले लोग हों, डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज हों। इस नोट पर थैंक यू वेरी मच सुहेल वंस अगेन एंड ऑल द। जी आप जी बात करना चाहेंगे, जरूर जी, करिए जी। बस मैं इस ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इतने लोगों से आपके प्लेटफॉर्म से बातचीत हुई। रुबीला का खास तौर पे और आपके साथ शेयर बानो थी, आपका खास तौर पे बहुत शुक्रिया कि आपने ये बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। बल्कि मैंने पिछले 2 वेबिनार भी देखे हैं, बड़ी सेर-हासिल बहस हुई, बहुत अच्छी गुफ्तगू की दोनों मुकर्रिरीन ने। और ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक इंटेलेक्चुअल आपने प्रोग्राम शुरू किया है कि लोग एटलीस्ट किसी कंटेंट पे कुछ बातचीत कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ये एचआईडीएन के प्लेटफॉर्म को आपने ये बड़े पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए जो इस तरीके से चूज किया है, डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा माइलस्टोन है। थैंक यू वेरी मच फॉर जी योर बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच सुहेल। और मजे की बात यह है, आई डोंट नो मुझे ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, कि इस पूरी कैंपेन को जो डिजाइन किया है वो हमारे साथ एक बिल्कुल फ्रेश, जिसको कहें कि मैं तो उसको प्रोफेशनली कहूंगी कि उसने एटलीस्ट एंटर कर लिया अपने आप को इस अमल में। तो ये सारी कैंपेन उसने खुद डिजाइन की। ठीक है, उसको बिल्कुल गाइडेंस मिलती है, बट इसके पोस्टर्स, इसके टॉपिक्स, इसके टाइटल्स, कोऑर्डिनेशन विद रिसोर्स पर्सन्स, ये सब कुछ वो कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जैसे मुश्किल बंदे के साथ काम कर रही है। सो द क्रेडिट गोज टू हर एक्चुअली। और एचएडीएन का मकसद ही, और मैं मेरा ख्याल बता ही देती हूँ कि वो सुहेल मंजूर की बड़ी साहिबजादी हैं, और वो वॉलंटियर हैं हमारे साथ। नो वो कॉम्पनसेशन उसकी हम कोई फाइनेंशियल नहीं कर रहे। तो ये प्लेटफॉर्म ही डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का है, और वॉलंटियर स्पिरिट के साथ ही ये प्लेटफॉर्म अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 20-22 साल से इसको चलाने की। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे रेगुलर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अलावा भी हम इंटर्न्स लेना चाहते भी हैं और लेने के लिए तैयार भी हैं। तो आपकी तवज्जुह से ये बात निकली, तो मैं पूरे पाकिस्तान से ये बात करूंगी कि वो साथी जो चाहते हैं यंगस्टर्स अपनी एजुकेशन के बाद या एजुकेशन के दौरान भी, कि उनको इस फील्ड में आना है और कुछ सीखना है, तो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर देम। और हमारा तो विजन ही यही है कि हम एक ह्यूमन रिसोर्स, कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इस मुल्क को दे सके, ताकि सस्टेनेबिलिटी हमें को अचीव कर सकें। सो व्हेन शी केम, एंड में हमने कहा था कि हम ये अनाउंस करेंगे, लेकिन आपने बात कर दी तो अच्छी बात है कि उस वक्त की, और हार्डली कोई मेरा ख्याल 20 दिन हुआ है। शेरवानो इज विद मी, शेरवानो पीछे आ जाइए। और 15-20 दिनों में शी हर सेल्फ हैज फाउंड सच अ बिग चेंज इन हर। इधर आ जाइए जी, ये देखें जी, ये हमारी यंग प्रोफेशनल है, एसोसिएट है, आई विल नॉट कॉल इंटर्न। और इन्होंने खुद जिसको कहते हैं कि ये खुद की, और अभी थोड़ी देर पहले हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि नाउ शी विल ट्राई कि वो रिसोर्स पर्सन्स को इंट्रोड्यूस भी करवाएं इंशाल्लाह। सो ये लर्निंग का प्रोसेस है, हम सब सारी उम्र तक सीख रहे होते हैं, 60 साल की हो गई हूँ अभी तक सीख रही हूँ, और उन सब से सीख रही हूँ जो मेरे बच्चे थे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सुहेल, और थैंक यू शेरबानो एंड ऑल एचएडीएन टीम एंड मेंबर्स स्पेशली, जो कि आते हैं और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को इनकरेज करते हैं और हमें सुनते हैं। और तमाम रिसोर्स पर्सन जो, मतलब आज तीसरा दिन है, जो जिन्होंने सेशंस कर लिए और जो आने वाले दिनों में हमारे साथ करेंगे, एक्चुअली कामयाबी आप सबकी है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान थैंक यू, बाय। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।